लेकर आ चुका हूँ आज मैं सेकंड एपिसोड को। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। बस यही आपसे एक सजेशन है और एक आपसे रिक्वेस्ट करने में लगा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जब सारे के सारे पॉइंट्स इसको इनिशियलाइज हो जाते हैं तो वो कहने लगता है कि लो, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब मैं इनविजिबल हूँ, यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। अब देखता हूँ कि तुम मुझे किस तरीके से रोकोगे। जब सारे के सारे पॉइंट इसे असाइन होने लगते हैं तभी आसमान में अचानक से कुछ बिजली कड़कने लगती है, जिसको देखकर सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और समझ नहीं पा रहे होते कि ये सब क्या चल रहा है। हमारे एमसी को तो सब कुछ पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो स्पेशल जरूर होगा, और तभी इतनी बिजली कड़कती है तो वो सिस्टम से पूछता है कि आखिरकार इस हेवली डाउ की परेशानी क्या है, क्या वो वाकई में फिर से मुझे मारने के लिए आने में लगा हुआ है क्या। तभी एक जोरदार बिजली का झटका उस खंबे पर गिरता है जहां पर वो टेस्ट देने में लगा था। एमसी अभी पूरी तरह से कंफ्यूज है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, और कहता है कि ये फोर्स मुझे दिखाई दे रही है अभी इस समय पर, वो ये कोई इतनी ज्यादा हल्के में नहीं ले सकता है इसको। और इसको देखकर साफ साफ पता चलता है कि ना ही ये पावर किसी गॉड को बिलोंग करती है और ना ही किसी हेवली डाउ को। तो आखिरकार ये पावर है किसकी? क्या ये जो पावर है वो वाकई में मेरे ब्लड से रिलेटेड है, जो कि मेरे ब्लड एसेंस से निकलने में लगी हुई है, और उसका ब्लड हवा में लटकने लगता है और तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है। एक अजीब सी चीज जब इसके ब्लड के साथ होती है, वो सिस्टम से पूछता है कि हे सिस्टम, क्या तुमने देखा कि आखिरकार ये क्या चीज होने में लगी है? तो सिस्टम कहती है, क्या तुम मुझे क्या देखने के लिए कह रहे हो, लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ ना दिखा रहा अभी। तभी वहां पर लिखकर आता है कि तुम्हारी फर्स्ट ग्रेड मार्शल आर्ट की वीन है, जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज से भर जाता है। जब बाकी के सभी लोग ये देखते हैं कि इसने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट्स वीन को जगाया है, और सभी के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं ये बात देखकर और सुनने के बाद तो, और कहने लगते हैं कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में इससे ज्यादा बेकार विन कभी नहीं देखी है, फर्स्ट ग्रेड की, लिटरली। आखिरकार तुम एक फर्स्ट ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट होना और क्रिपल होना, इन दोनों में क्या ही फर्क रहने वाला है। और फोर फैमिलीज के लोग भी वहां पर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वाकई में ये बंदा पहले से भी कुत्ता था और अभी भी कुत्ता है। जो मेरी जो यूए फैमिली के कुत्ते हैं ना, उसकी भी इससे ज्यादा पावरफुल ग्रेड की वीन है। अब जबकि ये फैमिली का जो खानदान है वो यहाँ पर खत्म होने वाला है, चलो देखते हैं कि आखिरकार वो कितने ज्यादा समय तक एरोगेंट रहते हैं। और ये मन में सोचते हुए कहने लगता है कि सभी की आंखें खुल चुकी हैं और झूठ कभी छुपाया नहीं जा सकता, ये बंदा डेफिनेटली क्रिपल है, ये तो श्योर हो चुके हैं हम सभी के सभी लोग। लेकिन आखिरकार इसने मार्शल विन को कैसे जगाया, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही। तभी ये चारों लड़कियां आती हैं और उनमें से एक बताती है कि मार्शल विंस को 9 ग्रेड्स में बांटा गया है, फर्स्ट ग्रेड से लेकर 9th ग्रेड तक। फर्स्ट ग्रेड सबसे बेकार मानी जाती है और 9th ग्रेड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है, और 9th ग्रेड से ऊपर आ जाती है सुप्रीम ग्रेड की और एब्सोल्यूट ग्रेड और हॉली ग्रेड। ये बंदा एक नंबर का कचरा था फर्स्ट ग्रेड की मार्शल विन पाने के बाद तो, यहाँ तक कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी नहीं है मेरे सामने घुटने टेकने की। ये बस एक लोली कचड़ा है और कुछ भी नहीं। ये इसने जो प्रिंसेस है, इसने जो हरकतें दिखाई हैं कुछ देर पहले, वो वाकई में बहुत ज्यादा बेकार थी। मुझे तो ये बिल्कुल ना पसंद आ रही है। आखिरकार परेशानी क्या है एमसी की, अभी भी इनके पीछे पड़ा है और कहने लगती है कि आखिरकार ये बंदा हमारा हस्बैंड बनना चाहता है। इनकी हिम्मत तो देखो कितनी बढ़ गई है। दूसरी तरफ एमसी मन में सोचते हैं, क्या लगता है कि सरप्राइजिंगली मेरी जो पहली सील थी, लाइफ सील, वो अनलॉक हो चुकी है, और बाकी की जो 8 सील्स हैं वो अभी लॉक्ड पड़ी हुई हैं, इसलिए मेरा जो टैलेंट है वो पूरी तरीके से नहीं जागा है। लेकिन इससे बात से सेंस तो बनता है कि मेरी जो मार्शल आर्ट्स वीन है वो पूरी तरीके से अवेकन नहीं हो पाए इसके कारण। और तभी सिस्टम से पूछता है, क्या मुझे तुम मेरा एट्रीब्यूट पैनल वापस से दिखा सकती हो? और तभी इसकी केओस एनर्जी सिंथेसिस इसकी कंप्लीट होती है, तो उसका पूरा का पूरा पैनल दिखाया जाता है, जैसे कि सब आप सभी लोग देख रहे हो इसके पैनल में कि आखिरकार इसमें किस तरीके का क्या एट्रीब्यूट्स मौजूद है। अब मैं इसे क्या ही रीड करूँ। इसको देखकर कहने लगता है कि मेरे पास अचानक से एक एडिशनल में फेट कल्ड्रन ऐड हो चुका है, और ये 9 कल्ड्रंस है, क्या ये वही फर्स्ट ग्रेड का मतलब इसका यही है? हे सिस्टम, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये मेरे पैनल के साथ क्या चल रहा है? तो सिस्टम कहती है कि मैं भी इस बात को लेकर श्योर नहीं है, लेकिन मैं गैस कर कह सकती हूँ कि इससे तुम्हारी बॉडी से लेना देना जरूर है, कुछ ना कुछ तो जरूर। दूसरी तरफ सभी के सब लोग ये फैमिली का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इस तरह के कचरा हमारी प्रिंसेस से शादी करेगा, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते। तभी वहां पर 9th ग्रेड वॉर एम्परर के प्रेशर के कारण सभी लोग झुक जाते हैं। अंकल जी आगे कहने लगते हैं कि किसकी हिम्मत होगी मेरे नीफी को इस तरीके से बेइज्जती करने की। तभी वो बंदा आता है, पप्पू जैसा, और उसके दो साथी आते हैं और कहने लगते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की मार्शल वीन है और मेरे कुत्ते से भी ज्यादा इसकी बेकार वीन है, और तुम अभी भी यहाँ पर ये सब करने में लगे हो। हम तुम्हें एक मौका देते हैं कि तुम जाओ और इस मैच को कैंसिल कर दो। ये हे फेंग, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारा जो नाइजी है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड वेस्ट है, आखिरकार वो हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सही कहा, तो मैं शादी कैंसिल करनी ही पड़ेगी। तभी एक अटैक करता है उस बंदे पर और कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो तुम कैंसिल करने के साथ बात तुम मेरे सामने कर रहे हो। और एक अटैक के कारण इस बंदे की बैंड बज जाती है, जो झेल नहीं पाता उस अटैक को, क्योंकि ये अटैक डायरेक्टली हमारे एमसी के फादर की तरफ से आया होता है और कह रहा होता है कि
त्यान, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड मार्शल विनो या फिर कुछ भी कोई सी मार्शल विनो, अगर तुम कल्टीवेट भी नहीं कर पाते हो तो घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से। अगर इन्होंने मैरिज कैंसिल करने के बारे में सोचा तो मैं इनको ऑन द स्पॉट यहीं पर मार दूंगा। इसको देखकर इसे गुस्सा आती है और कहता है, ये जीफेंग तुम वाकई में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम हमारे खिलाफ वॉर करोगे और जीत जाओगे? तो तभी ये कहता है कि डोंग डोंग फेंग जान, तुम मुझे इस तरीके से नहीं धमका सकते, वॉर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? और जोर से चिल्लाता है कि आखिरकार मेरे ये फैमिली के मैन कहाँ हैं सभी के सभी लोग। और तभी वहां पर एक आर्मी आ जाती है काफी ज्यादा पावरफुल सोल्जर्स की। इसको देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं सभी लोग और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जरा एक मिनट को, ये सभी के सभी 8 यहाँ पर वॉर एम्पर रियलमी पर है, 39 यहाँ पर वॉर सवर्जियन रियलमी पर है और 70 वॉर किंग रियलमी पर है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। मैंने क्लियरली रिसर्च किया था इनके पावर हाउस के बारे में कि ये फैमिली के पास कितने लोग हैं और क्या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत थी। दूसरी तरफ हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। आखिरकार हमारे पूरे के पूरे क्लैन के मेंबर्स थे, उन्होंने किंग के ब्लड को पिया था उस समय पर, और इनकी जो कल्टीवेशन है वो पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस तरीके की जो स्ट्रेंथ है इसे नॉर्मल क्लैन से उसका मुकाबला कर भी नहीं सकते हैं और वो देख कर ही डर जाएंगे इनके फट गए हुए तरीके से। तभी एमसी कहता है कि फादर अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और परेशानी को सॉल्व करना चाहिए। तभी याओ उसके पास आकर कहती है, आपको सावधान रहना चाहिए यंग मास्टर। तो एमसी उन सभी चारों के चारों लड़कियों के पास जाता है, कहने लगता है कि सभी की वाइफ्स, तुमने देख लिया है मैं ये किंगटन एक रीजनेबल बंदा हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ पर मार सकती हो तो मैं तुम्हारी शादी को यहीं पर कैंसिल कर दूंगा। कैसा लगा तुम्हारा ऑफर? ये बात सुनकर वो सभी शॉक हो जाती हैं और कहने लगती है, क्या है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ठिकाने पर है ना, तुम पागल तो नहीं हो गए? लेकिन याओ को इसकी काफी चिंता होती है तो उससे कहने लगते हैं कि तुम आखिरकार क्या बकवास करने में लगी हो यंग मास्टर। वे सभी के सभी लोग इनिशिएट टैलेंट इनिशिएट रियलमी पर है और तुमने अभी तक कोई भी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी हुई है। ये देखकर इसे प्रिंसेस को काफी गुस्सा आती है और कहने लगती है कि तुम कुत्ते कहीं के, अब जबकि तुम मरना चाहते हो तो मैं बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होने वाली। और अपना वेपन निकालकर सीधा हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने लगती है और सीधे उसके माथे पे जाकर अपनी स्वॉर्ड से स्क्रैच मार देती है, जिसको देखने के बाद एमसी के पप्पा काफी शॉक हो जाता है और अंकल त्यान भी, मतलब अंकल भी उसके काफी ज्यादा शॉक होते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हो गया लिटिल त्यान। लेकिन याओ तो वाकई में शॉक होती है और देखती है कि यंग मास्टर के मत्थे से खून निकल पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पर हमारे एमसी की विटिलिटी वैसे ही वाकई में बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है, 100 मिलियंस में है। तो आखिरकार ये बताओ कि इसे वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। तो वो कहने लगता है कि फादर, अंकल, याओ याओ, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही झटके में हमारे एमसी का पूरा घाव ठीक हो जाता है। और उससे कहने लगता है कि वाइफू, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम फिर से ट्राई कर सकती हो। लेकिन ये बात देखने के बाद प्रिंसेस की कभी पूरी तरीके से हालत खराब हो जाती है और शौक के मारे कहने लगती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन हमारा एमसी उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें डर लग गया क्या? अगर वाकई में ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो सीधे जाकर उसकी स्वॉर्ड को अपने सीने में घुसेड़ देता है। ये देखने में काफी रोमांटिक सीन तो लग रहा है लेकिन है नहीं ऐसी बात। उसके सीने में जाकर उसकी पूरी की पूरी स्वॉर्ड घुस जाती है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। और हमारा एमसी इतना ही नहीं बल्कि मैं इस मौके का भी फायदा उठाता है और उसके पीछे जाकर छू लेता है। अब समझ लाओ कहाँ छू रहे हो, दिख ही रहा है वो तो। और कहता है कि वाइफू ये इतना ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन तुम थोड़ा ट्राई हार्ड कर सकते हो। और यहाँ पर इतना भयानक रोमांस चल रहा होता है, आसपास के लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, कहने लगते हैं ये क्या होने में लगा हुआ है, ये तो यहाँ पर कोई गलतफहमी तो नहीं है, ये बंदा कोई इमोर्टल है क्या? यहाँ पर कोई ना कोई तो इल्यूजन जरूर होगा। अब वो जब इसे देखकर काफी शॉक हो जाती है प्रिंसेस, तो उससे दूर रहती है गाली देते हुए। लेकिन हमारा एमसी फिर भी मुस्कुराकर उससे बात करता है। तो प्रिंसेस चिल्लाती है, अगर तुमने वाकई में इस प्रिंसेस को वापस से टीज करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। तो एमसी कहता है कि तुम अभी भी मुझे मारना चाहती हो वाइफू? अगर तुम यहाँ पर अकेले नहीं मार सकती हो तो क्यों ना तुम चारों की चारों लोग मिलकर मेरे पास एक साथ अटैक करो, देखते हैं कि अगर कर तुम मुझे मार पाओगे या फिर नहीं मार पाओगे। ये देखकर ये काफी गुस्से में आती है और कहती है कि अच्छा ये तुमने खुद से मांगा है भाई, मैं पहले ये बोल रहा हूँ, मेरे पे इल्जाम मत रखना इस बात के लिए। और बिना कुछ सोचे समझे वो एमसी पर वापस से अटैक करने के लिए कूद पड़ती है, जिसको देखकर सब लोग शॉक होते हैं। और ये चारों के चारों लोग कितना भी हमारे एमसी पर अटैक करें उसकी विटिलिटी सिर्फ 1000 से कम होती है, लेकिन सब इनको पता ही नहीं है कि इसकी विटिलिटी कम से कम 100 मिलियंस पर है। जिसे देखकर वो कहता है कि माय वाइफ्स, तुम यहाँ पर कोई स्वॉर्ड डांस मेरे लिए परफॉर्म करने में लगी हुई है क्या? तुम्हारे मूव तो मुझे बिल्कुल भी हर्ट ही नहीं कर रहे, यानी कि मुझे तो बिल्कुल भी चोट न लग रही है इनसे। इसको देखकर उसे काफी गुस्सा आती है और वो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि एरोगेंट, अब तुम मेरे में इस मूव को झेलो। तो हमारा एमसी कहता है, ओहो ऐसी बात है, मुझे अपनी वाइफ को इतना गुस्से में देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसका अटैक इतना पावरफुल था कि 25,000 विटिलिटीज की डाउन हो जाती है, लेकिन हमारे एमसी को फिर भी इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये
पूरा फायदा उठाता है इस मौके का और उसको पकड़ कर कहने लगता है, ओहो फाइनली मेरे हाथों में फंस गई। इसको देखकर वो शौक होती है और कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और हमारा एमसी इस मौके का फायदा उठाते हुए सीधे जाकर समझ जाओ यार, बताने की जरूरत नहीं है कहाँ पकड़ता है। और कहने लगता है कि आखिरकार तुम कहाँ पर जाने में लगी हो, मैं तो बस अपनी वाइफ को हक करना चाहता हूँ। इसको देखकर इसे काफी गुस्सा आती है, लेकिन हमारा एमसी कहाँ मानने वाला। और कहने लगता है कि जरा देखो तो मेरे जो हाथ है वो किसी गलत जगह पर पड़ गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं तो बस तुम्हें हक करने की सोच रहा था लेकिन कुछ और ही हो गया। आसपास के लोग इसे देख के कंफ्यूज होते हैं और कहने लगते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हमने यहाँ पर इतना ट्राई कर लिया है इन लोगों ने इसे मारने के लिए, लेकिन ये बंदा मरने का नाम ही नहीं ले रहा। इसकी फैमिली वाले भी पूरी तरह से कंफ्यूज और शॉक होते हैं कि आखिर इस बंदे की परेशानी क्या है, ये चल क्या रहा है ये सब यहाँ पर क्या ब्रदर। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जो कोइत्यान है उसने किसी स्पेशल चीज को अवेकन कर लिया है क्या, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। और याओ भी इसको देखकर खुशी होती है और कहने लगते हैं कि यंग मास्टर बिल्कुल सुरक्षित है, अच्छा लगा। लेकिन इस लड़की को गुस्सा आती है और वो कहने लगती है कि तुम अपने हाथ मेरे से हटा लो और मैं तुमसे कभी भी अपनी जिंदगी में शादी नहीं करने वाली। ये सुनकर एमसीयू को काफी दुख होता है, आई मीन एक्टिंग वाला दुख होता है। और कहने लगता है कि आखिरकार तुम इतनी जल्दी मेरी अपने साथ शादी को कैंसिल क्यों करना चाहती हो, क्या तुम्हें इस बात का डर है कि फ्यूचर में मेरे अलावा भी तुम्हारे पास कोई और आएगा। ये बात सुनकर वो चिल्लाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी पूरी की पूरी जो फैमिली है, ये फैमिली उसके बारे में मैंने पता लगा लिया है कि तुम बचपन से जब तुम 7 साल के थे तब तुम ब्रूथल में जाकर मजे करने में लगे हुए थे। जब तुम 6 साल के थे तब तुम कई सारी लड़कियों को छेड़ा करते थे। अब मैं क्या बताऊं, जब 8 साल का था तब ये जाकर इधर उधर रात गुजारा करता था। और फिर ऐसे ऐसे तो बड़ा हुआ, वैसे वैसे इसने हरकतें ऐसे ऐसे काम किए कि किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। ये सुनकर वो कहने लगता है कि ओह तो तुम मुझे इन्वेस्टिगेट कर रही थी मेरे बारे में। ये बात सुनकर उसे गुस्सा आती है और कहने लगती है कि मैंने तभी तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तुम किसी से भी जाकर पूछ लो वो तुम्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। एमसी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है, वाह तुम मेरे बारे में इतना का सब कुछ जान चुकी हो, तुम सच सच बताओ, तुम मुझे पसंद करती हो इसलिए तुमने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट किया ना। सही बोला ना भाई। जब वो फ्लर्ट करता है उससे तो इसे ये बात पसंद नहीं आती और चिल्लाते कहता है, ये क्यों इम्तिहान, मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी डिमोनिक आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन हम इस एंगेजमेंट को आज कैंसिल कर ही रहेंगे। तभी एमसी का फादर आता है, कहने लगता है कि चलो देखता हूँ कि आखिरकार कौन यहाँ पर रोकता है मुझे। तो ये बंदा चिल्लाता है और कहने लगता है कि ये जी फैंग, तुम्हें ही लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर पाओगे, तुम अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझ रहे हो। मैंने यहाँ पर कम से कम 100 से भी ज्यादा लोगों को अपने ट्रूप्स में बिठाया हुआ है, इस पूरी की पूरी सिटी को घेरने के लिए कह दिया है। मैं तुमसे फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम इस मैरिज को कैंसिल करोगे या नहीं करोगे। लेकिन भाई ये कतई सख्त लौंडा सीधे मना कर देता है, चल फूट यहाँ से। तभी ये वहां पर अपने फायर शॉट करता है, कहने लगता है कि अब मुझे इस बात के लिए ब्लेम मत करना जो भी तुम्हारे साथ होने वाला है। तभी ये भी अपनी फैमिली को ऑर्डर देता है कि सब लोग बैटल के लिए रेडी हो जाओ। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के डॉगी को, जो कि सभी को मार कर कहने लगता है कि ये कितना ज्यादा बोरिंग था, ये सभी के सब लोग कमजोर लोग हैं और कुछ भी नहीं। जब इस बंदे की आर्मी नहीं आती तो उस 15 मिनट ऐसे गुजर जाते हैं। तो हमसे पूछता है, डोंगफेंग जैन यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, तुम्हारी आर्मी कहाँ पर है। जिसको देखकर वो शॉक होता है और मन ही मन में कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हें सब कुछ हमारे बारे में पता चल चुका था और तूने यानी कि तूने और तुम्हारे लोगों ने मिलकर हमारे पूरे की पूरे ट्रूप्स को एक्सटर्मिनेट कर दिया, यानी कि मार दिया है। तो एमसी कहता है कि मे बी नॉट, तुम खुद गैस कर सकते हो इसके बारे में। और जब ये बात इसे पता चलती है तो इतना गुस्से के मारे भड़क जाता है, पागलों की तरह घुर्राने लगता है किसी कुत्ते की तरह और कहता है कि मैं वाकई में केयरलेस था, मैंने तुम्हें वाकई में उन मर्सनरीज पर अटैक करने को यहाँ पर बुलाया था और तुम्हें मौका दे दिया उन सभी को निपटाने के लिए। तभी सभी लोग आते हैं बाकी फैमिली की और उससे कहने लगते हैं कि जब से तुमने उन गॉड्स को पिस्ड ऑफ किया, गुस्सा दिला दिया है, तब से तुम्हारी फैमिली में किसी ने भी क्लास 7 की मार्शल वीन को वापस से जगाया, इतने सालों में कोई भी डिसिबल तुम्हारे में आया है और तुम यहाँ पर हमारी प्रिंसेस को ड्रैग करना चाहते हो अपनी इस फैमिली में। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते। पैट्रिची, हेवन ने ऑलरेडी प्रिंसेस को चुना है, वो अब क्या बोलूं मैं, जितनी तारीफ करो उतनी कम है इनके हिसाब से। आप इस तरीके से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हो। तो इसलिए सब कुछ सही कहते हैं कि पैट्रिची आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। लेकिन ये चिल्लाता और कहने लगता है कि मैं दोबारा बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला। तभी कोई आता है और कहने लगता है कि पैट्रिच मैडम फिर से किसी को बर्थ देने वाली है, क्या यहाँ पर अब देखना चाहोगे। और इससे पता चलता है कि हमारा जो एमसी है वो वापस से ब्रदर बनने वाला है। इसको देखकर इसका हमारे एमसी का पप्पा काफी ज्यादा शौक होता है और कहने लगता है कि शिट यार अब हमें चलना चाहिए। हे फिंग, मैं चाहता हूँ अपनी वाइफ को देखने के लिए, तुम यहाँ पर मेरी मदद करो इन सभी का ध्यान रखने के लिए, खासकर मेरे बेटे का, और बिना मेरी परमिशन के यहाँ से कोई भी ना जा पाए, इस बात का ख्याल रखना। जिसको देखकर ये भी कहता है कि अच्छा तो तुम वापस से बर्थ देने वाले हो, मैं भी इस बात के लिए चिंता कर रहा था कि आखिरकार फिर से कोई ट्रैश ना पैदा हो जाए इनके घर में। तभी याओ कहती है कि अगर क्या होगा अगर ये फैमिली के में कोई जीनियस पैदा नहीं हुआ इस बार तो। तभी ये बंदा कहने लगता है उससे, अगर तुम्हारी फैमिली में कोई जीनियस पैदा हो गया तो मैं कभी भी इस कैंसिलेशन के बारे में बात नहीं करने वाला, कैसा रहेगा। अगर पैदा नहीं होता है तो एमसी कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें खुद डिवोर्स दे दूंगा। इस बात को सुनकर वो काफी खुश होता है और कहता है कि वापस अपने वर्ड से दूर मत जाना। सभी फैमिली वाले इसके मजाक उड़ाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम कहना चाहते हो कि वो
तुम्हारे मतलब फैमिली में कोई जीनियस पैदा होने वाला है। ये फैमिली वाकई में बिल्कुल भी शर्मिंदा महसूस नहीं करती खुद पे अपने आप पर। यहाँ तक कि जो वो सूसू है वो भी मेरी वो फैमिली से है, और इसने अपने घर को छोड़कर चली गई थी किस लिए? क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी, यानी कि हमारे एमसी के पप्पा से। अगर ये वाकई में क्लास 1 मार्शल वीन को डेफिनेटली पैदा कर सकती है, तो वो दूसरी भी पॉसिबिलिटी ये है कि वो दूसरा भी ऐसा ही कोई होने वाला है पैदा इसके यहाँ से, और यही इसका कर्मा है। ये बुरा काम किया है ना इसने फैमिली को छोड़ के, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि क्या होने में लगा हुआ है। लेकिन हमारा एमसी यहाँ पर काफी सीरियस चेहरा बनाता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो इंतजार करो और देखो। और एक बार फिर से ये फैमिली का माहौल बहुत ज्यादा खराब होता है, बिजली कड़कने लगती है चारों तरफ से, और इसको देखकर उसे उस समय का याद होता है जब हमारा एमसी पैदा हुआ था, और काफी खुश होता है और कहने लगता है कि तुमने देखा, जो गॉड है वो वापस से गुस्सा हो चुके हैं ये फैमिली पर, और वो फिर से पनिशमेंट देने के लिए आने वाले हैं, और यहाँ पर लो फिर से भाई तबाह होने वाली ये फैमिली। तो एमसी कहता है कि हेवन की पनिशमेंट, जरा अपनी कुत्ते वाली आंखें खोल और ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। और तभी वहां पर एक ड्रैगन बनकर आ जाता है पूरे घर के ऊपर, जिसको देखने के बाद ये बंदा और भी ज्यादा शॉक होता है और कहने लगता है कि ड्रैगन बीन ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर कभी भी ड्रैगन बीन आज तक पूरे के पूरे तियानलू रियलमी में पैदा नहीं हुई। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये ड्रैगन कैसे हो सकता है? तभी एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि छे छे, इन कुत्तों को देखो तो जरा, ये बस एक ड्रैगन ही तो है, और ये कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं है बल्कि में एक एंसेस्ट्रल ड्रैगन है। तुम्हें इस बारे में पता भी है ये अजूरा ड्रैगन एंसेस्टर है, और तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रैगन है, आई मीन अकेला एक ड्रैगन है, ड्रैगन एंसेस्टर्स है। यहाँ पर और भी टॉप लेवल के एंसेस्टर मौजूद है, ड्रैगन के अलावा भी कई सारे पावरफुल बीस्ट आने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे कांड किए हैं, ट्रिक किया है मैंने। मेरे बर्थ से जो पैदा होने वाले हैं अब ये लोग, वो 4 मार्शल वीन्स एंसेस्टर पैदा होने वाले हैं। मेरी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी हुई थी कि इतने सालों से जो प्लान मैं बनाने में लगा हूँ वो फाइनली काम करने वाला है। इस समय के दौरान में मैंने बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली कई सारे तरीके की एंशिएंट स्पिरिट पिल्स को मेरे फादर के खाने में मिला मिलाकर उन्हें खिलाया है, और कई सारे एंसेस्ट्रल मार्शल बीन्स ताकि पैदा कर सके। और 3 इयर्स लगी मुझे इस प्लान को कंप्लीट करने के लिए, और सिस्टम की भी मदद ली थी इस काम को कंप्लीट करने के लिए। इन्होंने कैसे किस तरीके से खाने में मिलावट की, भाई अच्छा ही किया वैसे तो देखा जाए तो। और बात करें इस लड़की के बारे में, इसे हेवन की तरह चूज किया गया है, अनमेस्ड, हॉली। अगर कंपेयर करें 4 एंशिएंट बीस्ट के बारे में, तो ये चारों के चारों सिर्फ कचड़ा है, कचड़ा। जिसे देखकर काफी शॉक हो जाते हैं चारों फैमिली वाले, और कहते हैं कि अब तो खत्म, सब कुछ खत्म हो चुका है अब तो हमारा। जरा देखो तो जरा, ये और तो वॉर एम्परर पे इम्पॉसिबल। आखिरकार कोई ऐसे ही मतलब मैं कैसे मान लूं, जैसे पैदा होते ही उसके पास एक वॉर एम्परर का ऑरा है, वो भी 4 के चारों का। ये सुनकर इसके अंकल जी भी काफी खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि 4 बच्चे पैदा होने वाले हैं एंशिएंट बीस्ट मार्शल विन के साथ, और वह वॉर एम्परर रियलमी के साथ पैदा हुए हैं। या वाकई में गॉड की ब्लेसिंग है, हमारी पूरी की पूरी फैमिली अब पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो एमसी भी काफी ज्यादा सीरियस चेहरा बनाता है और कहने लगता है खैर इन सबसे फर्क नहीं पड़ने वाला। जी बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ पर जो यंग मास्टर है वो ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंगर ब्रदर्स आ चुके हैं अब तो हमारे पास। सभी लोग काफी खुशी मनाने में लगे होते हैं और कहने लगते हैं अभी ये यहाँ पर डिवोर्स लाने में लगे हुए थे, अब सभी का मुंह क्यों बंद हो चुका है, अब बोलो अब बोलो, अब तुम्हारी शर्म के मारे मुंह भी ना खुल रहा होगा। तभी ड्रैगन एंड टाइगर मार्शल आर्ट सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई देखता है और कहने लगता है कि 4 मार्शल बीन्स एंसेस्टर, हमें चाहे कुछ भी हो जाए इमीडिएटली इन्हें अपने सेक्ट में बुलाना होगा। दूसरे ज्यादा सीन जाता है क्विंचिंग स्वॉर्ड सेक्ट पर। वो कहने लगता है कि मर्ड यहाँ पर 4 एंसेस्टर की मर्डर्स के साथ बच्चे पैदा हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि हम क्या मेथड यूज करेंगे, हम उन्हें अपने क्विंचिंग स्वॉर्ड सेक्ट में लेकर ही आएंगे। तीसरी तरफ जो लियून टेम्पल है वो भी अपने डिसिपल को बेचती है और कहने लगती है क्योंकि जियान जल्द से जाओ और पता लगाओ उन मार्शल बीन्स के लोगों के बारे में, 4 एंसेस्टर के बारे में, और उन्हें हमारे सेक्ट में लेकर आना। और वो तुरंत इस ऑर्डर को मानने के लिए रेडी हो जाती है। फिर बात यह है हेवनली सेक्ट के बारे में, और वो कहने लगते हैं कि ये फैमिली के पास एक बेटा पैदा हुआ था जिसकी सील पूरी आई मीन उसको मैंने यहाँ पर सील कर दिया था। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं हेवंस में रहने वाला हेवनली डाओ खुद है। वो कहता है कि मैंने ये फैमिली के बेटे को जब पैदा हो रहा तब मैंने सील कर दी थी, लेकिन उसने लाइफ सील को अनसील कर दिया है, पता नहीं कैसे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके घर में वापस से 4 एंसेस्टर मार्शल बीन्स के साथ लोग बच्चे पैदा हुए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता? मेरे ऑर्डर सुनो और इमीडिएटली किसी को त्यानलू रियलमी के लोगों को ऑर्डर भेज दो मेरा। तभी हमारा एमसी इस बंदे से कहता है कि आहा, अब बताओ तुम यहाँ पर इतना एरोगेंट होने में लगे हुए थे कि तुमने डिसाइड कर लिया अब यहाँ पर क्या करना है। तभी लड़की आगे आती है और एमसी से कहने लगती है कि भले ही फैमिली के पास एंसेस्ट्रल मार्शल वीन्स है तो क्या हुआ, क्या यहाँ पर तुम्हारे पास तुम एक क्लास 1 के ट्रेस कचड़े नहीं हो, तो ये वेडिंग है वो फिर भी कैंसिल होगी। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो आखिरकार हम किस तरीके से इस वेडिंग को कैंसिल करने के लिए रुक के रखे, हमें किस तरीके से तुम्हें मनाऊं कि तुम कैंसिल ना करो इसको। तो वो कहने लगती है कि नेक्स्ट ईयर मैं कांगलन डिसिबल बन जाऊंगी और 4 ईयर्स के बाद मैं कुंचिंग स्वॉर्ड सेक्टर में चली जाऊंगी। अगर तुम उस वक्त कुंचिंग स्वॉर्ड
सुसाइड को ज्वाइन करने में कामयाब रहे 5 साल के अंदर अंदर, तो मैं डेफिनेटली तुम्हें इस मैरिज को कैंसिल करने के बारे में कभी बात भी नहीं करने वाली। ये सुनकर ये बंदा काफी खुश होता है और क्या लगता है क्विंचिंग स्वॉर्ड सेक्ट यहाँ पर कोई ऐसी चीज जगह नहीं है यहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल आई मीन लोग एंटर कर सके। अब ये एक ऐसा मूव है जहाँ पर इनके पास कोई भी मौका नहीं बचने वाला। तुमने अच्छा काम किया है बिटिया। और चारों की चारों लड़कियां इस बात से भी एग्री हो जाती हैं और तभी वो उसके चिन्ह को पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ अगर मैंने वाकई में इसे कंप्लीट कर लिया तो तुम मेरी रिक्वेस्ट पूरी करोगी? तो वो कहने लगती है कि ठीक है, जो भी तुम इच्छा रखोगे मैं उसे पूरा कर दूंगी। तुम एमसी पूछता है क्या तुम इस बात के लिए क्या श्योर हो? क्या तुम यार अब कुछ बुरी बातें करने लगता है, जिसको देखकर वो शर्माती है लेकिन वो बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं है और तुरंत एग्री हो जाती है। तभी वहां पर आसमान में बेल बजने लगती है तो सभी लोग इसको देखकर शॉक होते हैं। इनसे पूछता है कि ये किस तरीके का साउंड है। तभी वहां पर एक लिस्ट बनकर आती है, वो हेवंस का ऑर्डर होता है जो कि उसे हेवनली डाव ने भेजी होती है। वहां पर ये फैमिली के सभी मेंबर्स को बुलाने का ऑर्डर होता है। ये देखने के बाद सभी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि स्काई बेल रिंग करने में लगी हुई है और ये ऑर्डर यहाँ पर भेजा गया है। यंग मास्टर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है और ऑल रियलमी से ये ऑर्डर आया हुआ है। ये कमांडमेंट है वो 10 सालों में अभी तक नहीं आई हमारे तियानवे रियलमी में, तो अचानक से अपडेट क्यों हो चुकी है? लेकिन इसके कंटेंट तो देखो, इसके अंदर सारा कंटेंट ये फैमिली के लोगों के द्वारा भेजा गया है। लगता है जो ये फैमिली है जितने भी है उनकी तो बैंड बजने वाली है। जिसको देखकर ये काफी खुश नजर आता है और कहने लगता है कि कितना अच्छी बात हो गई है। हेवंस की बाकी में आके हैं, इतने पावरफुल मेंबर्स है ये फैमिली में, सभी को समन कर लिया जा चुका है, यही इनका कर्मा है। तो एमसी पूछता है कि ये आखिरकार हेवंस का ऑर्डर क्या है? तो याओ बताने लगती है कि यंग मास्टर ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये हेवन का ऑर्डर है। वो एक फोर्सफुली रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रियलमी में फाइट करने के लिए ना भेजा जाएगा। इतने पावरफुल लोग हैं हमारे यहाँ के, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि लोग कहाँ पर है। इस लिस्ट में अगर नाम मौजूद है तो उन्हें ट्रांसफर कर लिया जाएगा 10,000 रियलमी के बैटलफील्ड में। और एक बार रिक्रूट कर लिया तो मुझे इस बात का डर है कि कोई भी जिंदा वापस नहीं आ सकता। तभी ये लड़की आगे आती है, उससे कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। जो बैटलफील्ड है ना 10,000 रियलमी की, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर 10,000 रियलमी एक साथ इकट्ठी होती हैं और आपस में फाइट करती हैं। और ये वॉरियर्स है लो लेवल रियलमी के, वो जो कि तियानरू रियलमी के मौजूद है। वो यहाँ पर एक कैनन फोडर की तरह ही काम करेंगे और जिंदा लौटकर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। ये सुनकर एमसी को काफी गुस्सा आती है और कहने लगता है कि बास्टर्ड, ये हेवनली डॉग कहीं का, ये वाकई में इतना डर्टी प्ले करने वाला है। ठीक है, तभी हमारा एमसी का पप्पा काफी गुस्से में आता है और कहने लगता है हेवंस वाकई में मेरी ये फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। आखिरकार हमारी फैमिली की गलती क्या है? आखिरकार तो हमें इस तरीके से क्यों टारगेट करने में लगे हो? तो सिस्टम के हम एमसी बुलाता है और कहने लगता है कि हम लोग डील कर सकते हैं। तो सिस्टम उससे पूछती है कि तुम कौन सी डील की बात कर रहे हो? जहाँ पर हमारा एमसी उससे पूछता है क्या मैं यहाँ पर एक नया सिस्टम बना सकता हूँ, मेरे पास बिलियंस ऑफ एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स पड़े हैं उनका। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसी कोई एक्सटेबल चीज नहीं है। जब इसका ऑफर रिजेक्ट हो जाता है तो उसे काफी गुस्सा आती है और याओ भी रोना चालू कर देती है वहां पर। इस तरीके से प्रिंसेस एमसी के पास आती है और उससे कहने लगती है कि जरा देखो तो किस तरीके से ये जीन फेंग का चेहरा बन चुका है। उसका अंकल भी काफी खुश होता है और कहता है कि यंग मेंबर्स है जितने भी हैं वो पावरफुल है, लेकिन ये फैमिली के सारे रिक्रूट कर लिए जा चुके हैं, पावरफुल लोग हैं और वो डेफिनेटली फर्स्ट रेट फैमिली में से लेकर सीधे थर्ड रेट फैमिली में तब्दील हो जाएगी कुछ समय बाद। और उसके बाद मैं यहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली को वाइप आउट कर दूंगा। प्रिंसेस ये बात सुनकर खुश होती है और कहती है कि एक बार मैं कैपिटल वापस चले जाऊं तो मैं इमीडिएटली मेरे फादर को यहाँ पर ट्रूप्स भेजने के लिए कह दूंगी ताकि वो इस पूरे के पूरे इलाके को साफ कर सके। तभी एंट्री होती है उस डॉक्टर की जिसने बचपन में हमारे एमसी को कह सकते हो ग्रैंड डॉटर है, याओ याओ का ग्रैंड फादर है। और वो कहने लगता है कि डोंग फेंग जांग, जिसको देखकर वो शॉक होता है और कहने लगता है कि वांग लोंग शी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो बताने लगता है कि तुमने इसके बारे में उम्मीद भी नहीं की होगी, मैंने सही कहा ना कि मैं अभी भी यहाँ पर जिंदा हूँ। तभी वो डायरेक्टली उस पर अटैक करने के लिए अपना ऑरा इकट्ठा करता है और कहने लगता है कि इसे इतने साल गुजर चुके हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पर छुप के बैठे होगे कचड़े। उस वक्त मुझे ऑर्डर आया था तुम्हारी पूरी की पूरी लॉर्ड की फैमिली को रेजिडेंस को सिलेक्ट करने के लिए और एस्टिमेट कर दिया था सभी के सभी रेमिनेंट को प्रीवियस डायनेस्टी के जितने भी लोग थे, लेकिन तुम वहां बचकर भाग गए थे और आज मैं इसको जरूर खत्म करूंगा और तुम्हें जरूर मार दूंगा। और वो भी अटैक करता है और कहने लगता है कि यही चीज तो मैं चाहता हूँ तुमसे। दोनों के दोनों आपस में फाइट करना जारी रखते हैं और कहने लगता है उस समय पर तुम मुझसे तो बच गए थे, मैं तुम्हारा अपोनेंट नहीं था, तुम काफी पावरफुल थे, लेकिन तुम अभी भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो फिर से, अब तुम भाड़ में जाओ। किसी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना चालू कर देते हैं और सीधे वो जो डॉक्टर होता है वो सीधे के जाकर चिपट जाता है, जिसको देखकर वो घबराते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता, आखिरकार तुम ये सब करना क्या चाहते हो? तभी जो डॉक्टर है वो सारी की सारी एनर्जी अपनी बॉडी में इकट्ठा करता है और क्या लगता है कि हम दोनों साथ में मरेंगे और अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है और वहीं पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसको देखकर याओ काफी सरप्राइज होती है और कहती है ग्रैंडपा। और हमारा एमसी बात है डॉक्टर रवांग ये आपने क्या कर लिया? और कहता है वो ग्रैंडपा उसका फादर मदर जू, मैंने आखिरकार अपना बदला ले लिया है तुमसे। इसको देखकर याओ पूछती है कि आखिरकार आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो इस तरीके से ग्रैंडपा? जहाँ पर वो उसका ग्रैंडपा कहता है याओ याओ तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, सैड होने की जरूरत नहीं है, ये बस तुम्हारे ग्रैंडपा का सबसे बेस्ट एंडिंग होने वाली है। यंग मास्टर मैं पूरी याओ को तुम पर इंटरेस्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखोगे। ये एक जेड पेंडेंट है जो कि याओ याओ के पास मिला था जब वह
बचपन में छोटी हुआ करती थी। और ये स्टाइल है, जो एक ऐसा एक्सक्लूसिव आइटम है जो कि सिर्फ और सिर्फ बेमिंग रॉयल फैमिली की तरफ से आया था। अगर तुम्हारे पास कभी चांस मिलता है तो प्लीज आप इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलने के लिए इसे जरूर ले जाना। और एमसी इसकी बात से एग्री होता है तो ग्रैंडपा कहता है, यहाँ पर एक और सीक्रेट जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इंपीरियल टेम्पल के अंदर टैनलू डायनेस्टी में वहां पर एक सीक्रेट रूम है, आप वहां पर जा सकते हो। सीक्रेट रूम के अंदर वहां पर एंशिएंट हेवनली बुक और 10,000 ईयर ओल्ड मॉन्स्टर को कैद कर रखा गया है। ये एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है डायनेस्टी की। अब जबकि मैंने तुम्हें ये बता दिया है तो ये आपने ये फैमिली ने मुझे जो काइंडनेस दिखाई है उसके रीपेमेंट के लिए ये काफी होगी। और यही कहते हैं वो ग्रैंडपा यहाँ पर मर जाता है। हमारा एमसी जब उसे मरते हुए देखता है तो मन में सोचते हुए क्या लगता है कि हेवनली बुक, आखिरकार ये वही हेवनली बुक है क्या जो कि मुझे जरूरत है। और जब उसके अंकल जंग मारे जाते हैं तो वो प्रिंसेस भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है इसको लेकर, और बाकी के लोग भी काफी सरप्राइज होते हैं और कहने लगते हैं कि ये फैमिली ने वाकई में प्रीवियस डायनेस्टी के लोगों को छुपा कर रखा गया था और डोंग फेंग जान को उनके द्वारा मार दिया जा चुका है। ये कितना इंसोलेंट है ये सभी के सभी लोग। तुम बस यहाँ पर रुको और इंतजार करो और देखते जाओ, ज्यादा समय नहीं लगेगा इस पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में। दूसरा बंदा चला जाता है और कहने लगता है कि ये गरेज हमारी फैमिली से कुछ भी नजर नहीं, अब हमें चलना चाहिए। और सभी के सभी लोगों से छोड़कर वहां से चले जाते हैं, अब हमें चलना चाहिए कहते हुए। हम रॉयल फैमिली का मैटर हम रॉयल फैमिली के लोगों पे छोड़ देंगे, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। जब प्रिंसेस के अंकल मारा जाता है तो कहने लगता है कि अंकल जान, मैं डेफिनेटली अपने फादर को मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए जरूर भेजूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अपने सोल्जर्स को लेकर वहां से जाने लगती है। जब ग्रैंडपा मारे जाते हैं तो याओ बहुत ज्यादा रोती है तो एमसी उसे गले लगाकर कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये फैमिली प्रॉपरली डॉक्टर हुआंग के अंतिम संस्कार करेगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें इस बारे में। भले ही तुम्हारे ग्रैंडपा जा चुके हैं लेकिन अभी भी मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ ना, तुम्हें रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी भी इस वर्ल्ड में किसी के द्वारा भी बुली नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो। और नेक्स्ट डे इस डॉक्टर हुआंग का फ्यूनरल होने लगता है। यहाँ पर सभी के सब लोग इसको देखकर काफी उदास होते हैं। तभी कोई हमारे एमसी को बुलाता है और वो उसके फादर है। उससे कहने लगता है कि अब हमारा जाने का समय हो चुका है, मैंने तुमसे जो कहा था वो ठीक है क्या? खैर वो सब छोड़ो, मैं तुमसे ये कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारा ये बताओ, कल की जो अवेकनिंग सेरेमनी हुई थी उस हॉल के दौरान आखिरकार तुम्हारी जो इमोर्टलिटी इल्यूजन था उससे क्या लेना देना है तुमसे? ये बात सुनकर वो घबरा जाता है। अब एक्सप्लेन करे तो करे कैसे, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? तभी एक कहानी बनाता है और कहने लगता है कि मुझे याद आया, ये सब इसलिए है क्योंकि ये फैमिली की जो एंसेस्टर है वो सीक्रेटली मेरी मदद करने में लगे हैं। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है उसका पापा कि एंसेस्टर कौन से एंसेस्टर, तुम किस एंसेस्टर की बात करने में लगे हो? तो एमसी से बताता है कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं जो एंसेस्टर है उन्होंने मेरी मदद ही नहीं की है, बल्कि मैं उस 4 मेजर फैमिलीज के मर्सनरी सोल्जर्स थे उनको भी मार दिया है। अगर फादर को मेरी बात पर भरोसा नहीं होता तो मैं उन सभी को अभी यहाँ पर बुला लूंगा एंसेस्टर को, लेकिन तुम्हें इसको छुपा कर रखना होगा, उसके बारे में किसी को भी मत बताना। तभी हमारा एमसी अपनी डोमिनेटिंग पपल टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और कह रहा होता है कि अगर मैंने इनका इल्यूजन से दिमाग में भर दिया तो कोई भी मेरे सीक्रेट के बारे में पता नहीं लगा पाएगा। ये दोनों के दोनों अभी भी इस बात से लेकर रेडी नहीं है होते हैं और काफी कंफ्यूज होते हैं और कहने लगते हैं कि जियाउतियान, क्या तुम वाकई में एंसेस्टर को समन कर सकते हो? हाँ, मुझे इस बात पर भरोसा तो नहीं होता क्योंकि मैंने आज तक कभी भी ऐसा ये फैमिली के एंसेस्टर के बारे में नहीं सुना है। तभी अचानक से वो लोग इल्यूजन में चले जाते हैं और इस बात का उन्हें अंदाजा भी नहीं होता और चारों तरफ से वो लोग गिर जाते हैं और नोटिस करते हैं कि एक पावरफुल पैर उनके पास आकर खड़ा हो चुका है और काफी शौक होते हुए कहने लगते हैं कि अबे ये क्या चीज है। और जैसे वो पीछे मुड़कर देखते तो उनका मुंह फटाफट रह जाता शौक के मारे और पूछने लगते कि तुम कौन हो, इतना डोमिनिंग और पावरफुल ऑरा, ओ माय गॉड। तभी वो बताता है कि मैं तुम्हारे फैमिली के एंसेस्टर हूँ और मैंने सुना है कुंत्यान से कि तुम मुझे ढूंढने में लगे हुए थे। ये सुनकर वो भी काफी शौक होता है और कहने लगता है कि पैट्रिच। तो दूसरा बंदा पूछता है कि तुम कौन हो भाई, हमने तो यहाँ पर कभी भी एंसेस्टर सर्वाइव कर रहा है ये फैमिली का ऐसा नहीं सुना। तो एमसी जो कि एंसेस्टर की एक्टिंग कर रहा है वो चिल्लाता है कि तुम स्टूपिड कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने एंसेस्टर की आइडेंटिटी पर क्वेश्चन करने की। यहाँ पर कई सारे एंसेस्टर है ये फैमिली के जो कि यहाँ से निकाल दिए जा चुके थे और कहीं और रहने में लगी हुई थी और मैं उन्हीं में से एक बंदा हूँ। तभी वो उन्हें शांत करता है उसका पप्पा, उससे क्या लगता है कि आप शांत हो जाइए पैट्रिच, ये जो हेफिंग है वो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, आपसे रूड हो गया, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। और हेफिंग जल्दी से अपने घुटनों के बट्टे को और अपनी गलती को मानो। और वो दोनों के दोनों मिलकर उससे माफी मांगने लगते हैं। ये देखकर एमसी भी काफी शौक होता है और कहने लगता है कि मैं इस तरीके से अपने फादर को अपने सामने घुटनों के ऊपर नहीं टिका सकता, लेकिन ये चीज काफी इंपॉर्टेंट टाइम पर हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि सबसे जल्दी जल्दी इस एक्टिंग को खत्म करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि तुम्हें उस बैटल फील्ड आई मीन 10,000 रियलमी के बैटल फील्ड्स में रिक्रूट किया गया है, जो रीजन है मैं तुम्हें पर्सनली यहाँ पर आया हूँ इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। और तभी बहुत सारा खजाना उसे देने लगता है और कहने लगता है कि मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट तुम सभी के लिए, जिसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इम्पॉसिबल, ये तो सारे के सारे हाई क्लास की मैजिक वेपन्स है ना। और तो और इतना ही नहीं, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए कई सारे आर्टिफैक्ट्स भी रखे हुए हैं, तुम इन्हें ले जा सकते हो और तुम जैसे चाहो इनको यूज कर सकते हो, वरना तुम वहां पर मारा जाओगे। लेकिन एक बात का और ख्याल रखना कि इन आर्टिफैक्ट्स को तुम सोच समझ कर यूज करना और दूसरे के सामने तो बिल्कुल भी लाने की मत कोशिश करना इतने सब कुछ एक साथ, तो वरना पूरी की पूरी 93 रियलमी है वो वाकई
में से बियर नहीं कर पाएगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये देखकर वो काफी खुश होता है और रो रो के चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि एंसेस्टर, तुम तो वाकई में हमारे ट्रूली लिविंग एंसेस्टर हो, आपने तो हमारी बहुत मदद करी है। मेरे को डेफिनेटली चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस बैटल फील्ड में अपनी पूरी फैमिली को जिंदा रखूंगा और कभी भी आपकी उम्मीदों पर निराश नहीं होने दूंगा। तभी एमसी उसे एक फेयर नाइफ देता है और कहने लगता है कि मैंने स्पेशली ये चीज तुम्हारे लिए प्रिपेयर की है। अगर तुम वाकई में जानते हो कि इस स्वॉर्ड को कौन यूज कर सकता है तो तुम उससे जरूर मिलने के लिए जाओगे। अब जब तुम यहाँ पर पहुंच जाओगे और जिसको इस वर्ड के बारे में पता चल जाएगा तो उससे जाकर ये पूछना क्या तुम्हें याद है उस डेनमिंग लेक के बारे में। अगर उन्हें याद आ जाए जो 18th लेयर हेल के उन्होंने एक जो वादा किया था उसके बारे में, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और इसके साथ साथ एक विलो ब्रांच भी है जो कि मैं तुम्हारी बॉडी में प्लांट करना चाहता हूँ, जिससे कि क्रिटिकल मूवमेंट पर तुम्हारी जिंदगी इससे बच सकती है। और वो सैल्यूट करता है और कहने लगता है कि जूनियर इस बात को याद रखेगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंसेस्टर। और अचानक से वो इल्यूजन वहां से गायब हो जाता है। तो एमसी पूछता है, फादर क्या तुमने एंसेस्टर से मिल लिए? तो वो खांसते हुए क्या लगता है कि जी हाँ, हमने उससे मिल ली है, एंसेस्टर ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है इस बार, और मैं भी तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहता हूँ। तो वो पूछता है कहाँ पर ले जा रहे हो? तो बताता है कि ये हमारी ये फैमिली का सीक्रेट इंडस्ट्री है। साउंड तो काफी अमेजिंग लगा हुआ है, कहाँ पर ले जा रहे हो? चलो हमें तुम्हें गाना सुनवाने के लिए ले जा रहा हूँ। और तभी वो एक ऐसी जगह पर ले जाता है और जहाँ पर हमारा एमसी चारों तरफ से लड़कियों से घिर पड़ता है, जिसको देखकर वो शॉक कंफ्यूज और समझ नहीं पा रहा था कि चल क्या रहा है ये सब। और सभी लड़कियों से घेर कर कहने लगते हैं कि जरा इस हैंडसम मैन को तो देखो, मैं वाकई में इसके साथ खेलना चाहती हूँ। ये सब तो कॉमनली बातें हैं, इनके बारे में आप सभी को पता ही होगा। और वो कहने लगता है कि फादर, जो सीक्रेट इंडस्ट्री जो इसके बारे में आप बात करने में लगे हुए थे, कि ये वाकई में ये ब्रूटल है। तभी एमसी का पापा सभी लड़कियों को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि अब अगर ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, हम कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। तभी वो लड़कियां उससे कहने लगती है कि यस ओनर, अब हमें चलना चाहिए। तभी ये बात सुनकर एमसी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि उसे ओनर क्यों कहकर बुला रहे हैं। और वो डायरेक्टली अपने फादर से पूछने लगता है। तो वो एक्सप्लेन करते बताता है कि जो गुलान त्यांग है उसे हमारे ग्रैंड फादर के द्वारा खोजा गया था। और ऑफकोर्स ये बात है कि मैं यहाँ का ओनर हूँ। जब इसे सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इतना पावरफुल नहीं थी ये जगह, लेकिन अब यहाँ पर मैंने अपनी कमांड संभाल ली है तो ये सबसे पावरफुल जगह बन चुकी है। और ये जो हमारा बिजनेस है वो पूरी की पूरी सिटी में फैला हुआ है। ये बात सुनकर वो काफ़ी शॉक होता है और कहने लगता है कि ये इंडस्ट्रियल बिजनेस चेन की तरह है क्या? ओ शिट, आखिरकार ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट बनाती है, ये बात तो सच है। जहाँ पर उसका फादर बताता है कि आज का जो बिजनेस स्केल है हमारा वो 135,000 गर्ल्स और 3,000 पेम्स और 17,000 वर्कर्स हैं और 9,600 बैक रूम से हमारे पास। समझ में आया तुम्हें? और उन सभी में से जो एक पर्सन है वो वॉर गॉड रियलमी पर है, 6 वॉर एम्पर रियलमी पर है, 17 वॉर वेनरेट नेशन पर है, 131 वॉर किंग रियलमी पर है। इतना पावरफुल लोगों का जो लाइनअप है वो देख सुनने के बाद एमसी काफी शॉक होता है और कहता है कि वाह, ये सब चीजें मैंने लगा था कभी ऐसा कुछ होगा। मुझे लगा था कि जो ये फैमिली का बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा पहले मुझे सब कुछ पता चल चुका होगा, लेकिन पता चलता है कि ये पूरी तरीके से छुपा कर रखा गया था मुझसे। फादर वाकई में अमेजिंग है, इतना स्ट्रांग है, लेकिन उनके पास इतना पावरफुल बैकग्राउंड है उसके बाद भी आखिरकार अब हमें कौन रोक सकता है? तो उसका फादर यह लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर आज इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम फ्यूचर में इस बिजनेस को मेरी जगह पर संभालो। ये देखकर एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और जैसे ही उसे वो बैज मिलता है तो वहाँ पर जो लड़कियां होती हैं वो उसको ओनर की तरह कहकर ग्रीट करने लगती हैं। एमसी भी कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि ओ, तो जाके इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं यहाँ का ओनर बन चुका हूँ? तो उसका फादर कहता है कि जी हाँ। वो पूछता है इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर जो चाहे वो कर सकता हूँ? तो उसका फादर मना कर देता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये लड़कियां हैं, वह सभी के सभी लोग डिफिकल्ट बैकग्राउंड से आई हुई हैं, तो अगर वह लोग इस बात से एग्री नहीं होती है तो मुझे फोर्स नहीं कर सकते कुछ भी काम करने के लिए, यहाँ तक कि ओनर होने के बाद भी। तो एमसी कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो तुम मुझे बताओ आखिरकार मेरे ओनर होने का मतलब क्या है? तो उसका फादर कहता है कि तुम्हें मॉनिटर करना है पूरी तियानू रियलमी को और इंटेलिजेंस को एक जगह पर इकट्ठा करना है और प्रोवाइड करना है वॉर टाइम सब। और अभी कोई भी वार्निंग देने का समय आता है तो उसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। जो ये फैमिली थी वो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में कभी गुजरती है, बाई चांस मान लो, तो ये पावरफुल बैकर रहेगा हम सभी के लिए। और कुछ है तुमसे तुम्हारे पास मेरे से कुछ पूछने के लिए? तो एमसी कहता है क्या यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है? सच में मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता? तो वो कहने लगता है कि नहीं तुम नहीं कर सकते। वो पूछता है एक बार भी नहीं? तो उसका फादर कहता है नहीं, एक बार भी नहीं। खैर बहुत हो गया, तुमने बहुत बहुत बकवास कर लिए। 3 दिन बाद मेरा समय ने मुझे जाना होगा तो मैं तैयारी करने के लिए जाता हूँ। और 3 दिन बाद का समय आता है, उनका समय आ चुका है 10,000 रियलमी के बैटलफील्ड में जाने के लिए। एंसेस्टर हॉल पर जाते हैं और उसके जो बेटे बेटियां होते बच्चे हुए थे ना इस वक्त चारों के चारों, वो उससे कहने लगते कि जी फैंक तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा अपने उस बैटलफील्ड में। उसकी वाइफ उससे कह रही होती है तो उसका बाप एमसी का पापा उसे कहने लगता है कि ठीक है तुम हमारे बच्चों का ख्याल रखना, मैं डेफिनेटली वापस जरूर आऊंगा। एमसी भी जाते उसे फेयरवेल करने लगता है और सावधान रहने के लिए कहता है। और तभी आसमान से एक लाइट चमकती है किसी एलिवेटर की तरह और सारे के सारे फैमिली के मेंबर्स आसमान में उड़ना चालू कर देते हैं। यहाँ पर वो चिल्लाते उससे कहने लगता है कि सूसू त्यान अपना ख्याल रखना और हम जरूर वापस लौट कर आएंगे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हमारी ये फैमिली कभी भी गिव अप नहीं करती है, याद रखना। और ये कहते कहते वो वहां पर से आसमान से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ उसकी जो मॉम है वो रोते रोते उसे जाते हुए
देखती है तो काफ़ी लगता है ना बुरा, कुछ वैसी ही हालत है। जहाँ पर हमारा एमसीयू से क्या लगता है कि आपको शांत हो जाना चाहिए, मदर, फादर और पूरी की पूरी जो फैमिली है वो पूरी सुरक्षित रहेगी। इसी तरीके से धीरे-धीरे समय गुजरता है और तभी साउदर्न न्यानत्यान सिटी पे दिखाया जाता है। एक बंदा आकर उससे सामने गिट कर खड़ा होता है और कहने लगता है कि मैं फाइनली यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। वो कमली यी फैमिली के बास्टर्ड कहीं के उन सभी लोगों ने मुझे 10 साल पहले दूसरी आस्था पर भेज दिया था और इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। और किसी गरीब की तरह वो सिटी में घूमने में लगा हुआ था। तभी उसे खाने की स्मेल आती है क्योंकि उसने उसने काफी समय से कुछ नहीं खाया होता। जहाँ पर हमारा एमसी खड़ा होता है और एमसी बातें करता है, वहां से कुछ खरीद रहा होता है और उसकी नजर नजर हमारे एमसी पर जाती है। यहाँ पर एमसी उससे कह रहा होता है कि आपका जो खाना है वो वाकई में स्वादिष्ट है, मैं एक और ऑर्डर लेना चाहूंगा। और जैसे ही हमारे एमसी का ऑर्डर आता है तभी वो बंदा सीधे जाकर हमारे एमसी के ऐसे दिखने लगता है जैसे कि भाई साहब उसे अभी खा जाएगा उसके खाने को, और उसकी लाट पकड़ी होती है मुंह से। जब हमारे को एमसी को अनकंफर्टेबल महसूस होता है तो उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। तो वो बंदा पूछ लगता है कि हे ब्रदर, जो स्टीम बंस है वो वाकई में तुम जो खा रहे हो वो डिलीशियस है? तो एमसी कहने लगता है कि हाँ, वो बहुत ज्यादा डिलीशियस है। और उसे पता चल जाता है कि ये बंदा के इरादे क्या है और वो जैसे चाट चाट कर खाने लगता है भाई इसके खाने को। और इसे खाने के बाद काफी संतुष्टि भी मिलती है और कहने लगता है कि ये वाकई में डिलीशियस है। हे ब्रदर, क्या मैं वाकई में तुम्हारे इन स्टीम बंस की जगह पर इस बुक्स को एक्सचेंज कर सकता हूँ क्या? तभी उसको नोटिफिकेशन आता है सिस्टम का कि हेवनली बुक को ढूंढ लिया जा चुका है। और जो सिस्टम प्रमोट कर रही है कि जो होस्ट को स्कॉलर इमिडिएटली मिल चुका है, अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो आपको स्कॉलर का यूज करना पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है बहुत ज्यादा कटोरे पड़े होते हैं खाने की, और पता चलता है कि हमारा एमसी उस बुक के बदले में उसे कुछ सब कुछ खिलाने में लगा होता है और वो काफी पेट भी भर जाता है। एमसी उससे पूछता है कि तुम वाकई में मुझे सन फायरी स्ट्रॉन्ग क्यूकी से एक्सचेंज करना चाहते हो, वो भी इस खाने के लिए? तो बंदा कहने लगता है कि मैं जांग दाओलैंग, मैं कभी भी फायदा नहीं उठा दूसरे लोगों को, और मैं एक्सचेंज कहा मैं करूंगा तो इसके बदले में तुम्हें दूंगा, और मैं कभी रिग्रेट नहीं करता इस बात को लेकर। तुम इस बुक को ले जा सकते हो और मेरा काम वैसे भी खत्म हो चुका है, अब जो चाहे तुम कर लो और मैं अपना काम खत्म करता हूँ यहाँ पर। तभी एमसी थोड़ा नोटिस करता है, जांग दाओलिंग, ये कुछ सुना सुना नाम लग रहा है, जाना पहचाना सा लग रहा है, मैंने इसे कहीं ना कहीं तो सुना है। ओ हाँ, मुझे याद आया, जो फर्स्ट डे हुआ था ना त्यानलू रियलमी में, जब मैंने सुना था ये नाम, तो उसका नाम भी जांग दाओलिन था। इस बंदे ने अपनी मार्शल आर्ट्स को 1 साल की उम्र में ही जगा लिया था, वेकन कर लिया था। इनिशिएट रियलमी में 8 साल में पहुंच गया था और वॉर गॉड रियलमी में 20 साल में पहुंच गया था, और मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था। और सब लोग इसके बारे में ये सोच रहे थे कि ये जल्द ही बिना किसी दिक्कत के 30 साल तक होने होने तक वॉर एम्परर रियलमी तक जरूर पहुंच जाएगा। तभी हमारा एमसी उस बंदे को तुरंत वहां पर रोकता है तो वो काफी घबरा जाता है और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे दिया और मैंने खा लिया है, अब मैं उल्टी कर वापस नहीं निकाल सकता तुम्हारा खाना। ये जो बुक है ना सन फेरी स्ट्रॉन्ग क्यू, वो एक ट्रेजर है ड्रैगन एंड टाइगर सेट का, जो कि बिलोंग करता है मेरे से, मेरे पास मौजूद था, ये मैं सिर्फ यही दे सकता हूँ उसके बदले में। तो एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें कुछ भी ब्रेड वगैरह स्पिट करने की जरूरत नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ, क्या तुम इसे रीड कर सकते हो? तो वो कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है रीड, समझ ना आया, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर रखा है, मैंने पूरी की पूरी मेमोराइज कर रखा है इस कंटेंट के बुक के कंटेंट को। और वो उस बुक को कंटेंट को रीड करना चालू करता है, लेकिन जब एमसी उसके कंटेंट को ध्यान से सुनता है तो उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, जिसको देखकर शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, ये रीड कर रहा है फिर भी, लेकिन क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो बॉडी है वो प्रोड्यूस नहीं कर रही है क्यू को, लेकिन ऐसा क्यों होने में लगा हुआ है? सिस्टम, मुझे जल्दी बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन सिस्टम ने डेफिनेटली मुझे नोटिफिकेशन दिया था। तभी अचानक से एक कुत्ता उसको तरफ जोर जोर से भौंकने लगता है, तो वो काफी शॉक हो जाता है। तो वो बंदा अपने आप को बचाने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है उस कुत्ते पर अटैक करने के लिए। तभी अचानक से एमसी देखता है और कहता है ये अपियर हो गई क्यों, और उसकी एनर्जी की सील होती है वो बैकग्राउंड में जाने लगती है, और नेक्स्ट जो टैलेंट सील होती है वो भी टूटने चालू हो जाती है धीरे धीरे करके। इसको देखकर हमारा एमसी भी काफी खुश होता है और पता चलता है कि इसे सिर्फ 5 हो रही है हर बार माइनस करने पर। ये तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल है, पहले तो सिर्फ 1 माइनस होती थी, इस बार तो 5 माइनस हो रही है। मानना पड़ेगा, अगर ये कंटिन्यू करते रहे तो मुझे सिर्फ 2 साल लगेंगे इसको अनसील करने में, सेकंड सील को। लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाला इस स्कॉलर से निपटने के लिए, मुझे कोई ना कोई रीजन तो बनाना पड़ेगा जिससे कि वो मेरे साथ बना रहे। मुझे याद आया, जो सन फेरी स्ट्रॉन्ग क्यू थी उसे जांग त्यान वेई की तरह द्वारा क्रिएट किया गया था, फर्स्ट जनरेशन सेलेस्टियल मास्टर है जो कि, और उस ओल्ड मैन ने मुझे एक्सप्लेन कर दिया था कुछ उसके पुरानी कहानी के बारे में, जो 10,000 रियलमीज में हेल के पास। तभी वहां पर सिस्टम आती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी जो मेमोरी है वो वाकई में खराब होती जा रही है, सैन फेरी स्ट्रॉन्ग क्यू है वो जांग त्यानवी के द्वारा तुम्हें दे दी गई थी और ऑलरेडी सिस्टम रिस्पोजिटरी में पड़ी हुई है, और ये एक जेन्यून बुक है। ये बात सुनकर तुम्हें याद आता है और क्या लगता है कि मैं तो टोटली इसके बारे में भूल ही गया था। अब समझ में आया कि आखिरकार जो सन फेरी स्ट्रॉन्ग क्यू है वो मेरे साथ थी हमेशा से ही, और लगता है कि इसने जो सन फेरी स्ट्रॉन्ग क्यू है रियल 30 शीट्स थी वो हेल में मुझे प्रोवाइड करवाई थी 1000 रियलमी पर, लेकिन इस बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ 20 शीट्स मौजूद है।
लगता है कि अब मेरे पास प्लान आ चुका है इस बंदे को अपने पास बनाने के लिए। और वो कहने लगता है कि टाओवेस्ट, तुम्हारी जो सन फेरी स्ट्रॉन्ग की हुई है वो इनकम्प्लीट है। ये बात सुनकर वो शॉक हो जाता है और उससे झगड़ा होता है, चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम मुझ पर डाउट कर सकते हो, लेकिन मेरे इस सन फेरी स्ट्रॉन्ग की टेक्निक पर डाउट नहीं कर सकते हो। ये ट्रू बुक है जो कि बिना सिंगल मिसिंग वर्ड्स के यहाँ पर मैंने तुम्हें प्रोवाइड करवाई है। तभी एमसी क्या लगता है कि इसलिए तो मेरी ड्यूटी बनती है कि तुम्हें सब कुछ सच सच इसके बारे में बताऊं। गोल्डन क्यू टर्न फिरते मतलब उसका मंत्र पढ़ने लगता है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है। आई के पेजेस के बारे में जब से सुनता है तो काफी शॉक होता है और क्या लगता है कि मुझे पता था इसके पास 20 पेजेस से ज्यादा पेजेस मौजूद है। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार जो गोल्डन क्यू है वो इतनी ज्यादा सुप्रीम क्यों नहीं थी। जो ओरिजिनल बुक थी वो मेरे पास थी ही नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे पास है। और वो तुरंत उससे चिपक जाता है और क्या लगता है कि हे ब्रदर, क्या तुम्हें अभी भी याद है आखिरकार मैं तुमसे क्या कहा था? मैं जांग दाओलिन कभी भी इंडेप्टेड नहीं रहता दूसरों के बारे में। अगर तुम मुझे ये यहाँ पर मदद दे देते हो, लेकिन एक ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता। जब तक तुम मेरे साथ रहोगे या फिर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने लिए तैयार हूँ। जो भी तुम कहोगे मैं वो करूंगा। तभी एमसी के लगता है कि मैं जो भी कहूंगा वो करोगे? तो क्या लगता है कि ठीक है, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, जब तक मैं जो कर सकता हूँ। तभी एमसी क्या लगता है कि मुझे तुम चाहिए। ये बात सुनकर उसकी भाई आंखें पूरी पूरी शॉक हो जाती है और क्या लगता है कि तुम क्या कह रहे हो अनएक्सपेक्टेडली? इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और तुम्हारी जो हॉबी थी वो इसी यंग एज में मानना पड़ेगा बड़ी अलग है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। मुझे टेक्निक तो चाहिए चाहिए, तो मैं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। और ड्रैगन एंड टाइगर शर्ट के लिए मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अपने कपड़े उतारते हुए कहने लगता है कि जल्दी जो करना है तो मैं फास्ट करो। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि ये इडियट, ये बेवकूफ एक नंबर का तियानू रियलमी का नंबर 1 जीनियस है। ओ माय गॉड, मुझे इस बात पर भरोसा ना हो रहा बिल्कुल भी। दैट वॉज रियली शॉकिंग गाइस, दैट वॉज रियली शॉकिंग। तभी हमारा एमसी उसी गलत फहमी को सबसे पहले दूर करता है और उससे क्या लगता है कि डाउ वेस्ट, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो चुकी है। मैं ऑफकोर्स चाहता हूँ तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी बॉडी को नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम 2 साल तक मेरे साथ रहो और कल्टीवेट करो सन फेरी स्ट्रॉन्ग क्यू को, वो भी पूरे हर समय पर। इसको सुनकर वो शॉक होता है और कहने लगता है कि तो तुमने मुझसे पहले कहा था, उसने मेरे दिल को पूरा हिला के रख दिया है। 2 साल, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कल्टीवेट करने के लिए तैयार हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और हमारे एमसी के जहाँ पर प्लान का पकड़ जाता है। तभी एमसी बताता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने ये फैमिली के होम पर वापस ले जाता हूँ। आखिरकार मैं यंग मास्टर हूँ ये फैमिली का, और मैं कभी भी बैडली तुम्हें ट्रीट नहीं करूंगा। इसको देखकर वो गुस्से में चिल्लाता और कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, तुम वाकई में ये फैमिली से हो गया? तो एमसी उससे पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? तो वो गुस्से में चिल्लाते उससे कहने लगता है कि 10 साल पहले मेरा जो एल्डर ब्रदर था, उस जो कि ड्रैगन और टाइगर सेक्ट से था, उसे तुम्हारी ही फैमिली मेंबर्स के द्वारा मार दिया जा चुका था। और आखिरकार तुमने मेरे ब्रदर को क्यों मारा, तुम्हें एक्सप्लेनेशन जरूर देनी होगी। जिसको सुनकर वो बताता और कहने लगता है कि तुम्हारा मतलब है वो ओल्ड मैन जो कि मेरे फादर के अटैक के द्वारा मारा गया था। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे फादर के द्वारा? अच्छा, तो आखिरकार तुम्हारा फादर कहाँ पर है? तुम जल्दी से यहाँ पर बुला कर लेकर आओ। तो एमसी कहने लगता है उसे रिक्रूट कर लिया जा चुका था कुछ दिन पहले मेरे फादर को 10,000 रियलमी के बैटलफील्ड में। ये बात सुनकर वो तुरंत शांत होता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, भूल जाते हैं इस मैटर के बारे में। वैसे भी मैं प्रिंसिपल वाला बंदा हूँ, मैं जिसने मेरे फादर ब्रदर को मारा मैं सिर्फ उसी से बदला लूंगा। और मैं डेफिनेटली इधर उधर नहीं उसकी फैमिली की तरफ लड़ाई करने के लिए नहीं जाने वाला। और मैं कैसे भी 10,000 रियलमी बैटलफील्ड में नहीं जाने वाला अभी तो। और जब वो वापस हम मिलेंगे तब देख लेंगे इस मैटर को। ये सुनकर एमसी भी काफी शौक होता है, वाओ तुम तो सरप्राइजिंग हो बंदे, अगर ऐसी बात है तो चलो चलो मेरे साथ चलो, हम लोग ये फैमिली के घर पर चलते हैं सबसे पहले। और तब तभी तुरंत उसे एक बुक प्रोवाइड करवा देता है और कहने लगता है लो इस बुक को रख लो, ये ओरिजिनल वाली वही है जो तुम्हारे एंसेस्टर के द्वारा लिखी गई थी। असली वाला फॉर्मूला है वो, इसके अंदर सारे पेजेस मौजूद है। तभी 1 साल गुजर जाती है, इंपीरियल पैलेस में दिखाया जाता है ये बंदा एम्परर डोंगफेंग होंग है, जो कि ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि 1 साल गुजर चुका है और जो 150,000 1.5 लाख इलाइट सोल्जर्स थे जो कि मैंने भेजे गए थे उसे कम्प्लीटली एनिलेट कर दिया चुका है साउदर्न रीजन में। आखिरकार तुम सभी के सभी लोग कर क्या रहे थे उस समय पर? सभी लोग माफी मांगते हैं और उससे कहने लगता है कि यूर हाइनेस, पास्ट ईयर में हमने 3 वेव्स भेजी थी इलाइट सोल्जर्स की, लेकिन सभी के सभी लोगों को बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल दुश्मनों का सामना करना पड़ा। जियांट टाइप के माउंटेन से हम बचकर नहीं निकल पाए, वहां से निकल पाए तो हम लोग एक्सट्रीमली टेरिफाइंग विलो ट्री के इलाके में घुस गए। ये बात सुनकर उसे पसंद नहीं आती, तो कहने लगता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन को नहीं सुनना चाहता। मेरे पास फाइनली उस वू सूजू को कैच करने का मौका था और तुमने इस मौके को भी गवा दिया है। तुम यूजलेस कहीं के, मैं कभी भी गिव अप नहीं करने वाला। मैं डेफिनेटली यहाँ पर उसे अपने साइड लेकर आऊंगा। भाई क्या बंदा है, शादीशुदा लड़की को अपने साथ लेना चाहता है। भाई साहब तू 5 बच्चों की मम्मा है, भाई क्या बंदा है बड़ऊ साला। तभी उनमें से एक बंदा आकर कहने लगता है कि मास्टर आई मीन एम्पर योर हाइनेस, मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम वो सुसु को पकड़ने के लिए उसके बच्चों के लिए जो बच्चे हैं उसका इस्तेमाल करें। हम लोग उसे यहाँ पर बुलाएंगे तो सारा का सारा काम हमारा हो जाएगा, और जबकि उसके वो सुसु भी नहीं रहेगी वहाँ पर, और जो उसके जो देवा किंग से उसके 4 बच्चे हैं वो भी ये फैमिली में नहीं रहेंगे, तो हमारे लिए ये फैमिली का कब्जा करना आसान रहेगा। तो एम्पर पूछता है लेकिन हम बुलाएंगे कैसे? तो बताता है हम वो फैमिली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर एम्पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, हवसी साला। तभी यहाँ पर ये बंदा सुसु की तरफ एक लेकर
लेकर आता लेटर और कहने लगता है कि वो फैमिली की तरह एक लेटर भेजा गया है। तो वो कहने लगते हैं चलो देखूँ तो, और वो उस लेटर को पढ़ने लगती है तो काफी सरप्राइज से पड़ जाती है। तो वो बंदा पूछता है पैटर्न, जो रॉयल फैमिली है उन्होंने वो फैमिली पर अटैक कर दिया है। जो वो फैमिली है उसे काफी ज्यादा क्रशिंग डिफीट का सामना करना पड़ा है, हैवी कैजुअलिटी से गुजरना पड़ रहा है। अपनी फैमिली की न्यूज सुनकर वो रोना चालू कर देती है और कहने लगती है इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि मेरी जो मदर है वो क्रिटिकली इल है और मतलब बीमार है, वो मुझसे मिलना चाहती है और अपने छोटे छोटे लिटिल फोर चिल्ड्रन को भी ले जाना चाहती हैं। उस वक्त जब मैं वहां पर इससे शादी करना चाहती थी जियांग फेंग से, उन लोगों ने मना कर दिया था इस बात के लिए और डोंग फेंग होंग से मेरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन वो फैमिली ने मुझे कभी भी अपनी डॉटर की तरह ट्रीट नहीं किया है। और अब जबकि जो वो फैमिली परेशानी में आ चुकी है, मैं इस तरीके से नहीं इग्नोर कर सकती। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, तो वो अपने चारों बच्चों को लेकर वहां से जाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें नामतेन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी उड़कर आने में लगा हुआ है और उससे कह रहा था कि याओ याओ, आखिरकार तुम कब तक यहाँ पर खाना खाने के लिए मना करोगे। इस बंदे ने कब तक मना कर दिया है वैसे तो कम से कम 17 दिन तो हो चुके हैं। तभी एमसी भी शौक होता है और कहने लगता है कि ये बंदा एक नंबर का क्रेजी है, कल्टीवेट मैंने क्या और कुछ नहीं। लेकिन मानना तो पड़ेगा, एक साल के दौरान मेरी जो टैलेंट सील है काफी हद तक हट चुकी है, आधे से ज्यादा ऑलमोस्ट। इस तरीके से चलता रहा तो मैं जल्दी ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा आधे साल के अंदर अंदर। ये वाकई में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि मैंने एक ट्रेजर पिकअप कर लिया है। तभी यहाँ पर उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसको देखकर वो काफी शौक होता है और क्या लगता है कोई हमारी ये फैमिली टेरिटरी में घुसना चाहता है, चलो चलते हैं देख कर आते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर किसी लड़की के साथ कुछ तो कांड करना चाहता है और कह रहा है यंगर सिस्टर कुंगजुआन, अब तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं जा पाओगी, जल्दी से बाहर आ जाओ, हम लोग डुअल कल्टीवेशन करने वाले हैं। और तभी इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उससे कह रहा होता है वो बंदा, तुमने अभी तक कुछ ना कुछ तो खा लिया ही होगा और मैंने जो तुम्हें खिलाया है वो एफ्रोडेक्स है, जो कि मेरी फैमिली के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया था और उसका सिर्फ एक ही एंटीटोट है, तुम्हें डबल कल्टीवेट करना होगा, वो भी मेरे साथ। ये जो ब्रदर है तुम्हारा तुमसे प्रॉमिस करता है कि तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, आई मीन स्लोली स्लोली करेगा। अब चाहे क्या बकवास कर रहा हूँ मैं भी, जहाँ पर उसकी मेडिसिन के इफेक्ट के कारण वो अपने बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, लेकिन मन में सोचते हुए कह रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीक कल्टीवेशन पूरी जिंदगी भर ढूंढने के लिए पीछे पड़ी हुई हूँ, मैं कल्टीवेशन के टॉप पर पहुंचना चाहती हूँ, मैं इस तरीके से यहाँ पर इस लास्ट में नहीं करना चाहती। और तभी वो बंदा इस सिस्टर को यहाँ पर ढूंढ लेता है और अपनी ठरकी वाली नजरों से उसके तरफ अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो इस तरीके से अपने साथ नहीं होने देना चाहती। तो कहने लगती है कि मैं अपने आप को मार लूंगी लेकिन तुम्हारे अपने साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। लेकिन वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हें जो लगता है तुम कर सकती हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम मर जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। तभी हमारे एमसी की एंट्री होती है, चिल्लाते हुए गाली देता है और कहने लगता है कि इस अगली बंदे को तो देखो, ये क्या ही डिस्गस्टिंग फेस बनाने में लगा हुआ है। और उससे पूछता है कि तुम कौन हो बे। तो एमसी इंट्रोडक्शन देता है, मैं तुम्हारा पप्पा हूँ, पप्पा तुम्हारा बाप आ चुका है यहाँ पे। ये बात सुनकर इसे बिल्कुल बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट ह्यूमिलेट करने की, अब तुझे मरना होगा मेरे हाथों से। लेकिन हमारा एमसी को घंटा भागना पड़ता है इनके छोटे मोटे अटैक से और एक ही बार में उसके हाथों को रोक देता है और एक अटैक करता है हमारा एमसी उसके पेट पर। और पता चलता है भाई अटैक करने वाला एमसी ना होता बल्कि उसका वो चेला होता है, जो कि उसके मंत्र पढ़ रहा होता है, ड्रैगन एंड टाइगर क्लैन का बंदा, जो कि उससे कहता अटैक करते हुए कि मेरे बॉस ने तुम्हें अलाउ किया मूव करने के लिए, नहीं ना, तो चल वापस चल पायरी फुर्सत में। और सीधे जाकर वो बंदा पेड़ में जाकर टकराता है और उसका स्वाहा हो जाता है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो मूव भी नहीं कर सकता। और बंदा कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे मेरे बॉस को टच करने की, क्या तुम मरना चाहते हो। जब उसे इस बात का पता चलता है कि ये टेक्निक तो जानी पहचानी है, सन फेरी स्ट्रॉन्ग क्यों, ये तो ड्रैगन एंड टाइगर सेट का बंदा है ना। आखिरकार तुम वहाँ के एल्डर हो और मैं डिसिपल हूँ वहाँ स्वॉर्ड पवेलियन का, तुम मुझे माफ कर सकते हो तुम्हें ऑफेंड करने के लिए। तो वो उससे बोलता है, बॉस क्या तुमने इसे देखा, आखिरकार ये मुझे एल्डर कहने में लगा हुआ है, ड्रैगन एंड टाइगर सेट का, वो भी वहाँ पर सभी लोग मुझे लिटिल मार्शल ब्रदर कहकर बुलाते हैं, लेकिन किसने भी मुझे अभी तक एल्डर कहकर नहीं बुलाया, जरा मेरी प्रोग्रेस को तो देखो। जब उसे इस बात का पता चलता है कि ये ड्रैगन टाइगर सेट का बंदा हमारे एमसी को बॉस कहकर बुलाता है तो काफी शौक हो जाता है। लेकिन इसका जो कल्टीवेशन ऑरा है वो काफी कमजोर है, लेकिन ये फिर भी इसे बॉस कह रहा है, लेकिन ये बंदा है कौन आखिरकार। और तभी एमसी कहने लगता है कि इस तरह के जो ट्रैश विलन है, अगर हमने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड पर डिजास्टर लेकर आएगा, इसे यहीं पर मार दो। तभी बंदा उस पर अटैक करता है और कहने लगता है कि मैं अपने बॉस के ऑर्डर को मान रहा हूँ और तुम यहीं पर मरना होगा तुम्हें। और यहीं पर वो बंदा वहां पर मारा जाता है और हमारा एमसी आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि ये तो डिजर्व करता है मरने के लिए। जब हमारा एमसी वहां से जा रहा होता है तो जिस लड़की को ड्रग किया था इसने, वो लड़की हमारे एमसी पर कूद पड़ती है और कह रही होती है कि ये काफी हॉट हो रखा है, अब मैं अपने आप को ना कंट्रोल कर सकती, अब मैं क्या कर लूं। और वो हमारे एमसी पर अटैक कर देती है। अभी हमारा एमसी देखता है और कहने लगता है कि ओ वाओ, तुम इस चीज को रेप नहीं कह सकते, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, क्या मेरा जो फर्स्ट टाइम रहने वाला है वो इस लड़की की तरह छुड़ा लिया जाएगा। मैं प्रीवियस जिंदगी में पूरी तरीके से वर्जिन था और हेल में जाने के बाद भी मैं वर्जिन रहा था, मैं इस अच्छे मौके को बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता अपनी जिंदगी में जो आया हुआ है। कम ऑन जल्दी करो जल्दी करो। हमारा एमसी तो खुद जानबूझ कर रहना चाहता है, लेकिन याओ याओ बीच में आ जाती है और वो रोक देती है और कहने लगती है कि वाओ, तुम में इतनी हिम्मत आ चुकी है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो मेरे यंग मास्टर के साथ। तभी एमसी को याद आता है, शिट मैं तो इसके बारे में भूल गया था याओ याओ के बारे में। यहाँ पर एमसी अब उससे क्या कर रहे हैं, अब याओ याओ है
सामने तो कुछ कर भी ना सकता। तो मना करता है और कहने लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में गलत सोचने की जरूरत नहीं है, याओ। लेकिन याओ अभी भी इतनी गुस्से में होती है कि आगे बुला हो जाती है, क्योंकि हमारा एमसी उसके चेस्ट को जो छू लेता है और कहने लगता है कि शिट, अब जो गलत फहमी है और भी बढ़ चुकी है। जहाँ पर वो लड़की भीख मांग रही होती है कि मार दो प्लीज, मुझे मार दो। एमसी कहने लगता है कि मेरे पास दूसरा तरीका है इसे फिक्स करने का। जहाँ पर उसका चेला आते हुए कहने लगता है कि बॉस, मेरे हेवनली मास्टर ने कहा था कि वुमेन्स वाकई में बहुत खतरनाक होती है, तो मैं कभी भी उन्हें प्रवोक या गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर हमारा एमसी एक पिल निकालता और कहने लगता है कि सिस्टर, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, कोई भी बीस्ट शायद तुम पर कोई अटैक कर देगा तो क्या करोगी। तभी अपने हाथों से उसे वो पिल खिलाने लगता है और जैसे ही वो पिल खाती है तो पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाती है और फाइनली सब कुछ शांत हो जाता है। तो वो उससे पूछता है कि बॉस, आपने इसे क्या खिला दिया। तो वो कहने लगता है कि इमोशनल रिलीफ पिल है, जो कि इसकी डिजोल्व कर सकती है, इसके पॉइजन है ना बॉडी के अंदर उस चीज को। और तभी आधे घंटे एक घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। उस लड़की को धीरे धीरे करके होश आता है, तो वो काफी देर तो शॉक हो जाती है जब उसकी आंखें खुलती हैं। तो सबसे पहले तो वो अपनी बॉडी को चेक करती है और तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। याओ आगे आती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। जिसको सुनकर वो सबसे पहले उसका धन्यवाद देती है। तो याओ बताती है कि यंग मास्टर है मेरे, उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बचाई थी, लेकिन तुम कोई गलत फहमी मत पाल लेना। तुम्हारे जो यंग मास्टर ने उन्होंने डिटॉक्सिफाई किया था तुम्हें पिल की मदद से। तो एमसी कहने लगता है कि ये बस थोड़ा सा एफर्ट था और कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। तो वो अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और कहने लगती है कि मैं कुंग जुआन हूँ, वंडरफुल साउंड क्लैन से, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर हमारी मदद करने के लिए। तो एमसी ये बात सुनता है तो कहने लगता है कि वंडरफुल साउंड सेक्ट में तो सारी की सारी फीमेल डिसिबल्स है ना, मैंने सही कहा ना। बाय द वे, क्या तुम जानती हो इस जुआन युआन लुओ लुओ को। तो वो पूछने लगती है, बताने लगती है, जुआन या लुओ, मैं जानती हूँ वो सेंट है हमारे वंडरफुल साउंड सेट की, क्या तुम उसे जानते हो। तो एमसी कहने लगता है कि मैं सिर्फ जानता ही नहीं हूँ, बल्कि वो मेरी फियांसे है। ये बात सुनकर लड़की शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि तुमने क्या कहा अभी अभी, और काफी गुस्से में आकर स्वॉर्ड को निकालती है और एमसी पर तान देती है और कहने लगती है कि जिसकी इतनी हिम्मत कैसे आ गई है, जो भी ह्यूमिलेट करेगा हमारे सेंट्स को, हमारे वंडरफुल साउंड सेट के, उसे मार दिया जाएगा। लेकिन एमसी को इन छोटे मोटे अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता और उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में एक लॉयल होली मेडन हो, मानना पड़ेगा। बिना किसी परेशानी के हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर देता है और डॉज करने के बाद अपने हाथों से उसको पकड़ने लगता है और सीधे दीवार के पेड़ पर टका कर कहने लगता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, जिस तरीके से तुम अपने मास्टर पर इतनी ज्यादा लॉयल हो, मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए। तभी या उससे कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, यंग मास्टर ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम इस तरीके से दूसरे की जिसने जान बचाई उसका फेवर चुकाती हो, उसे मारने के लिए तुली पड़ी हो तुम तो। तभी ये बंदा कहता है, जैसा कि ओल्ड मास्टर ने कहा था, वुमेन्स वाकई में बहुत विक्सीज बीस्ट होती हैं। जहाँ पर वो चिल्लाती है और कहने लगती है, किसने कहा था मेरी हॉली मडन को इस तरीके से ह्यूमिलेट करने के लिए। तभी वो कहने लगता है कि ह्यूमिलेट करना, आखिरकार मैंने किस तरीके से ह्यूमिलेट कर लिया है। अगर तुम मेरे बात पर भरोसा नहीं होता तो तुम सीधे जाकर जुआन जुआन लुओ लुओ से पूछ सकती हो क्या वो ये फैमिली के कभी एंगेज हुई थी या नहीं हुई थी। जहाँ पर वो पूछती है कि आखिरकार तुम बकवास करना कब बंद करोगे, तुम कितने साल की हो। जो हॉली मेडन है वो 10 ईयर्स ओल्डर है कम से तुमसे ज्यादा। तभी एमसी कहने लगता है कि तो क्या हुआ अगर वो 10 साल बड़ी है मुझसे, मुझे बड़े लोग ज्यादा पसंद है, बड़ी बड़ी चीजें ज्यादा पसंद है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम अपने आप को ले लो, तुम भी तो काफी ज्यादा बड़ी हो। इसको देखकर उसे काफी गुस्सा आती है और वो चिल्लाते उससे क्या लगती है, अपने आप को छुपाते हो, तुम रास्कल कहीं के, तुम ठगी कहीं के, तुम कहाँ देख रहे हो बे। तभी एमसी मजाक उड़ाते हो, क्या लगता है कि भाई साहब तुम्हें सीरियस लेने की क्या जरूरत है रे, मैं तो मजाक कर रहा तुम्हारे साथ। वैसे एक बात बताओ कि आखिरकार तो हमारी जो ये फैमिली का इलाका है, टेरिटरी में, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बताने लगती है और कहने लगती है कि मुझे ऑर्डर किया गया था ताकि मैं 4 डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन के जो इनहेरिटेटर है उन्हें ढूंढ कर लाऊं। तभी एमसी क्या लगता है कि तुम मेरे 4 लिटिल सिबलिंग्स को क्यों ढूंढना चाहती हो। ये इस बात पर इसको लड़की को भरोसा नहीं होता और उससे क्या लगती है कि तुम्हारी जो फर्स्ट एड ब्लड लाइन है तुम्हारे पास, और तुम कह रहे हो कि तुम ब्रदर एंड सिस्टर तुम्हारे डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन के हैं, तुमको ज्यादा ही ऑब्वियसली पता चलता है कि तुम झूठ बोलने में लगे हुए हो और यही तुम इन लाइन्स का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि तुम पिकअप कर सकते हो लड़कियों को। तो एमसी क्या लगता है कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है, अगर कैसा लगेगा तुम मेरे साथ बैट करो तो शर्त लगाओ तो मुझसे। तो वो पूछने लगते हैं क्या लगाना चाहते हो शर्त पर। तो एमसी कहने लगता है कि जो 4 डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन है, अगर मेरे वो रियली में सिबलिंग्स है, अगर वो बात सच निकलती है तो तुम मेरी 51st यानी कि 51वीं वाइफ बन जाओगी। कैसा रहेगा, क्या तुम बैट लगाने के लिए तैयार हो। भाई साहब हमारा एमसी तो चलते फिरते वाइफ ढूंढ रहा है, समझ रहे हो। और तभी वो लड़की इस बात से बिल्कुल अनजान होती है और तुरंत एग्री हो जाती है और कहने लगती है किसे इस बात से डर लग रहा है। तभी वो आगे आता है एल्डर, उससे क्या लगता है 4 डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन रियली में तुम्हारी यंगर सिबलिंग्स हैं। तो एमसी पूछता है इसमें क्या गलत बात है। तो वहां पर भीख मांगते हुए कहने लगता है कि बॉस, क्या तुम अपने यंगर सिबलिंग्स को मेरे ड्रैगन ट्रैक क्लैन में ज्वाइन होने के लिए कह सकते हो। अगर तुम वाकई में और द फियांसे से कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम ब्यूटीफुल गर्ल्स को चुन सकते हो मेरे ड्रैगन ड्रैगन क्लैन से। अगर तुम वाकई में वो सब पसंद नहीं आती है एक भी लड़कियां वहां पर, तो मैं जांग दाओ लिंग, मैं वुमन के क्लॉथ में ड्रेस होने के लिए तैयार हूँ, आप जैसा खाओगे वैसा करूंगा। तो ये बात सुनने के बाद इस बंदे की हमारे एमसी उल्टी करने लगता है। भाई ये बंदा हरकत ही ऐसी दे रहा है कि किसी को भी उल्टी आ जाए, और वो तुरंत उसे दूर करता है और कहने लगता है कि ड्यूड यार तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे फेस पर इस तरीके से हरकतें करना बंद करो। जब ये बहस कर रहे होते हैं इस तरीके से तो लड़की कंफ्यूज होती है और कहने लगती है कि वाकई में जान दाओलांग ड्रैगन टाइगर साइड से क्या। तो याओ कहने लगती है कि आखिरकार जो जांग दाओलांग है फर्स्ट पर्सन जो कि एंटायर एल में फुली कॉम्प्रिहेंड कर रहा था ब्लेड सन
गैंग को, क्यों कह सकते हैं उसे, वो भी सबसे ज्यादा यंग एज में, और इस वर्ल्ड का जीनियस माना जाता है, टॉप नंबर का। और इस बंदे का लड़की कैसे हो सकता है, इसका सर्वेंट कैसे हो सकता है ये बंदा। तभी हमारा एमसी सबसे पहले तो उस बंदे को दूर भगा देता है मार देकर, और क्या लगता है कि तुम मुझसे दूर रहो तो बेटर रहेगा। लड़की अभी भी कंफ्यूज होती है और कह रही होती है लड़की कि यंग मैन अभी भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड का मार्शल आर्ट्स ब्लड लाइन है, ये कैसे पॉसिबल है यार। तो एमसी आदर उससे कहने लगता है कि मिस किंगजियन, अब जबकि तुम बैट से एग्री हो चुकी हो तो मैं तुम्हें अपने 4 यंगर सिबलिंग से मिलाने के लिए ले जाता हूँ। इसको सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और मन ही मन में कहने लगता है कि मुझे पता है कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो क्लियर नहीं है इसकी टीनेजर्स की, लेकिन जो डांग दाओलन है उसे इस बंदे को बॉस की तरह रिकॉग्नाइज करता है, तो शायद मैं थोड़ा बहुत तो उम्मीद कर ही सकती हूँ। तभी हमारा एमसी वहां से चला जाता है, और ये बात सच है कि वो मेरे सिबलिंग्स हैं, हम लोग जाकर वहां पर देख ही लेंगे। इस बंदे को छोड़ जाते हैं तो वो कहने लगता है कि बॉस मेरा तो इंतजार कर लो, और तभी वो लोग ये फैमिली के मैनेजर पर चले जाते हैं। और जब वो अपनी मदर को ढूंढता है तो सर्वेंट अगर कहने लगता है कि यंग मास्टर, मैडम ने वू फैमिली से एक लेटर मिला था उन्हें, तो यंग मास्टर और यंग लेडीज को लेकर वू फैमिली की तरफ निकल पड़ी हैं। तभी एमसी कहने लगता है कि क्या मेरी मदर 4 लिटिल वंस को वू फैमिली की तरफ लेके चली गई, लेकिन ऐसा क्यों। मुझे पता है कि जो वू ताई है वो मेरे ग्रैंडफादर है, लेकिन उन्होंने कभी भी अच्छे इंटेंशंस के साथ हमारी ये फैमिली की तरफ नहीं देखा है। ये जो मैटर है वो कोई सिंपल मैटर नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तभी वो याओ को बुलाता है और कहने लगता है कि मैं वू फैमिली की तरफ जा रहा हूँ ट्रिप अर्जेंटली में, और तुम यहीं पर घर पर बने रहो, और कुछ भी हो जाए जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक इस जगह का ख्याल रखना, और ये फैमिली मेंबर को छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि तुम्हें कोई भी हट ना कर पाए, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। और वो एग्री हो जाती है। तभी उसका चेला उससे कहता है कि बॉस हमेशा बॉस थे और हमेशा बॉस ही रहोगे, जो बॉस की मदर है वो मेरी मदर है, मैं जांग दाओलिंग आपके साथ चलूंगा। तभी वो लड़की भी कहने लगती है कि तुम मुझे भी अपने साथ ले जा चलो। तभी एमसी कहने लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जरा 1 मिनट रुको, हे ब्लैकी। तभी जैसे ये ब्लैकी कहता है तो तभी सामने से एक पोर्टल खुलता है और एक डॉगी उसके सामने आ जाता है वही वाला, और कहने लगता है कि मास्टर आप ऑर्डर दीजिए। तो एमसी कहने लगता है कि ब्लैकी इस ये फैमिली को प्रोटेक्ट करो, और कोई भी यहाँ पर एंटर करने की कोशिश करे बैड इंटेंशन के साथ तो उसे डिस्ट्रॉय कर देना, बिल्कुल भी दया मत दिखाना। जब ये दोनों ऐसे देखते हैं तो काफी शॉक होते, चिल्लाते हैं होली शिट, एक मॉन्स्टर। लड़की कहने लगती है ये तो पावरफुल हो रहा है, ये तो पता चलता है आखिरकार ये जो यंग मैन है इसका फॉलोवर क्यों है ये बंदा। तभी हमारा एमसी सिटी पे जाकर उस पक्षी को बुलाता है और कहने लगता है कि जिन पेंग हमें वो फैमिली की तरफ ले चलो। जब ये इस पक्षी को देखती है ये लड़की काफी शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार इस यंग मैन के पास किस तरह की स्ट्रेंथ है, यहाँ तक कि इतने ज्यादा पावरफुल डिमोनिक बीस्ट भी इसके कमांड में है। तभी अगले दिन हमें सीन दिखाया जाता है जो आउटर वॉल से ये फैमिली मैनर पर कुछ लोग उस पर अटैक करने के बारे में सोच रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारी हिज मैजेस्टी ने ऑर्डर दिया है कि इस फैमिली को पूरी तरीके से लाल खून से रंग देना है, और कुछ भी हो जाए यही हमारा फर्स्ट मौका है। वो सूसू यहाँ पर ऑलरेडी छोड़कर जा चुकी है 4 डिवाइन बीस्ट को, जो बीस्ट के 4 डिवाइन बीस्ट के ब्लड लाइन के बच्चे थे उन्हें लेकर साथ में जा चुकी है, और यही मौका है मैं ये फैमिली पर अटैक करने का। तुम सभी लोग मुझे ज्वाइन करो, हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे अभी से। और जैसे वो अंदर आते हैं तो कोई उनसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये फैमिली के रेजिडेंस में घुसने की, तुम में वाकई में बहुत ज्यादा हिम्मत आ चुकी है, मानना पड़ेगा। और जब वो अपनी आंखें खोलकर सामने देखता है तो पता चलता है कि एक कुत्ता उसके सामने बैठा हुआ है, और उसे पूछ लगता है शौक के मारे अबे तुम कौन हो। और भाई वो डॉगी तो कतई अंगूर खा रहा है बैठ के, और अपने मुंह में अंगूर भरने के बाद बढ़िया एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसका साथी अगर कहने लगता है कि सर हमें इमीडिएटली चलना चाहिए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ने वाला वैसे भी। और तभी उसका लीडर कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये फैमिली में कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए और कोई भी स्ट्रॉन्ग या पावरफुल बंदा नहीं है, तो हम डायरेक्टली हम सभी लोगों को मार देंगे। लेकिन वो डॉगी जो अंगूर खाए होते हैं वो अपने मुंह से थूकना चालू कर देता है, जिससे कि वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो एक एक करके मरना चालू हो जाते हैं, जैसे कि बुलेट चढ़ने में लगी हुई है। इसको देखकर वो कंफ्यूज और शॉक, अबे तेरी, ओ भाई साहब ये क्या होने में लगा हुआ है, ये सब के सब लोगों का अटैक कहाँ पे आ रहा है। तभी वो डॉगी उसे बिल्कुल भी दया ना दिखाते हुए सीधे जाकर उसके वहीं पर फाड़ देता है, और कहने लगता है कि तुम इस कम खाई के, तेरी हिम्मत कैसी है हमारी ये फैमिली पर इस तरीके से अटैक करने की, तेरी सातों की सातों पुश्तें मिटा दी जाएंगी। इसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पर एक इतना पावरफुल बंदा मौजूद है, और मरते मरते कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल बंदा ये फैमिली को प्रोटेक्ट क्यों करने में लगा हुआ है। तभी दूसरी कहानी शिफ्ट होती है हमारे एमसी की मदर की तरफ, जो कि अपने 4 बच्चों को लेकर वो फैमिली के घर पर आ जाती है और कह रही होती है कि माय चाइल्ड्स, जरा इसे देखो ये तुम्हारे ग्रैंडपा का घर है। तो उसके बच्चे पूछने लगते हैं कि मदर आखिरकार हम लोग यहाँ पर आए क्यों हुए हैं, अब इनका नाम के बारे में भी थोड़ा जान लें। तो लेफ्ट साइड से बात करते हैं, लेफ्ट में है यी कुए, नीचे वाली लेफ्ट में है यी हु, राइट साइड में है जी जुआन, और राइट साइड में नीचे साइड है यी लॉन्ग। यहाँ पर सूसू मन में सोचते हुए कह रही होती है कि फ्रेंड, यहाँ पर जो लेटर जो आया था संदेश मेरे पास, वहां पर लिखा गया था कि रॉयल फैमिली ने अटैक कर दिया है वू फैमिली पर, लेकिन वू फैमिली को काफी ज्यादा क्रशिंग डिफीट का सामना करना पड़ा था ऐसा पता चला। लेकिन यहाँ पर मेंशन को देखकर तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है, यहाँ पर कोई भी डैमेज भी ना लग रहा मुझे। और वो अंदर चली जाती है और कहने लगती है कि अब हमें चलना चाहिए ग्रैंडपा को देखने के लिए। और तभी जो सर्वेंट्स होते हैं वो उसको देखकर कहने लगते हैं कि जरा इस बिच को तो देखो, जिसने वो फैमिली को धोखा दिया था, गद्दारी की थी, वो वापस आ चुकी है। पैट्रिश ने रियली में इस बिच को यहाँ पर इन्वाइट कर लिया है, और जैसे ही अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बच्चों के साथ घुसती है, एक पीछे का दरवाजा होता है उसे बंद कर दिया जाता है, और तभी उसका फादर बाहर आता है और कहने लगता है कि माय डियर डॉटर फाइनली तुम यहाँ पर आ चुकी हो। और ये
ये बंदा होता है पैट्रिच वू फैमिली का, वू ताई। इसकी शक्ल देखकर ही मुझे उल्टी आने लगी है भाई। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि काफी समय बाद मिले, क्या तुम वाकई में अपने फादर को मिस करती हो? और ये सारी सिचुएशन देखकर ये सुसु समझ जाती है कि ये बंदा ऐसे झूठ बोलने में लगा हुआ है। खैर, मैं ऐसे कहूंगा एक नंबर की बेवकूफ। बाहर देखकर ही पता चल रहा था कि भाई क्या होने में लगा हुआ, ये बात जानबूझ के फंस भी गई। जहाँ पर उसका फादर उससे कहने लगता है कि अगर मैं तुमसे झूठ ना बोलता तो तुम यहाँ पर लौट कर आते क्या ओबीडेंटली। यहाँ पर उसके बच्चे घबराने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये बंदे कुछ अच्छे लोग नहीं लग रहे। लेकिन यहाँ पर सूसू अपने फादर से कहने लगती है कि तुमने कभी मुझे अपने डॉटर की तरह ट्रीट ही नहीं किया था और हमेशा मेरा फायदा उठाने के बारे में सोचा है। और जैसे ही वो रोना चालू कर देती तो उसके बच्चे से शांत करते हैं और कहने लगते हैं कि आपको रोने की जरूरत नहीं है मॉम। अगर इस लोगों ने आपको बुली करने की कोशिश की तो हम लोग आपकी मदद करेंगे उन सभी को पीटने के लिए। यहाँ पर वो अपने पास्ट के बारे में बताते किस तरीके से उस समय पर अपने बेनिफिट के लिए, वो फैमिली के बेनिफिट के लिए तुमने मुझे ट्रिक कर दिया था पैलेस में जाने के लिए। और मैंने यहाँ पर आपसे पहले भी कहा था कि तुम मुझे अगर फोर्स नहीं कर सकते हो, मैं सिर्फ और सिर्फ ये जी फेंग को लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ और सिर्फ मैं उसी से शादी करूंगी और उसके अलावा किसी से नहीं, और अपनी गर्दन काट लूंगी वरना मैं। लकीली उस वक्त मैंने आपसे फाइट कर ली थी उस मूवमेंट के लिए, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। लेकिन क्यों क्यों आप मुझे हमेशा इस तरीके से ट्रीट करते हुए आ रहे हो? तभी वो फैटी कहने लगता है कि तुम पूछ रहे हो क्यों। वो इसलिए कि अगर तुम वाकई में रिफ्यूजेबल नहीं होते, अगर तुम उस वक्त तुमने मुझे मना नहीं किया होता ना उस रॉयल फैमिली में शादी करने के लिए, तो आखिरकार हमारी जो वो फैमिली है उसे इस तरीके से दूसरी फैमिलीज की तरह ट्रैम्पल नहीं किया गया होता। हमें इतने सालों से इतना ज़्यादा ह्यूमिलेशन नहीं झेलनी पड़ती। तभी वो कहने लगती है क्या आप वाकई में अपने डॉटर को किसी टूल की तरह देखते हो? आपके डॉटर की हैप्पीनेस कोई हैप्पीनेस ही नहीं है, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हो। तो वो कहने लगता है फैटी, अब जबकि तुमने ये जी फेंग से शादी कर ली है तुम मेरी डॉटर नहीं रही हो, और बकवास करना बंद करो और तुम सभी लोग जाओ उसे पकड़ लो। तो मैं सच बताऊं तो मैंने तुमसे झूठ बोला था इस बार भी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दोबारा से शादी नहीं करवाऊंगा दोंगफेंग होंग से, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर डिटेन करके रखूंगा और तुम्हारे जो चारों चारों बेटे हैं वो फैमिली के लिए काम में आएंगे, उन्हें यूज करूंगा। लेकिन तभी पता चलता है कि वो चारों के चारों उन्हें शायद बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो एक ही झटके में उन सभी लोगों को दूर फेंक देते हैं, क्योंकि इनके 4 डिवाइन बीस्ट की जो पावर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो चारों के चारों अपनी मदर को प्रोटेक्ट करते हैं और कहने लगते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो वॉर एम्पर रैंक 9 के बच्चे हैं। ओ माय गॉड, किसने सोचा था? आखिरकार कितने बड़े हैं ये बच्चे, इनकी पावर अभी भी वॉर एम्पर पर पहुंच चुकी है। अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार जो पैट्रिस थे उन्होंने ट्रिक क्यों किया था, इस ट्रिक कर क्यों बुलाया और इस बच्चों को यहाँ पर इस तरीके से क्यों बुलाया। तभी फैटी भी अटैक करता है और उससे कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बात बहुत ज्यादा पैसे बनाने वाला हूँ, जब तक हम यहाँ पर उन्हें पकड़ने में कामयाब रहे तो हमारा रिवाइवल है वो फैमिली का वो ज्यादा दूर नहीं है। जहाँ पर वो अपने बच्चों से कहती है कि ये लोग अपने सिस्टर्स को लेकर जाओ और जहाँ से भाग जाओ अपनी सिस्टर को लेकर, लेकिन बच्चे वहाँ पर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते और उसके पास रहते हैं। लेकिन उसकी मॉम वहाँ पर उनको छोड़कर उस पर अटैक करने के लिए बढ़ पड़ती है और अपने बच्चों को भागने के लिए कहती है। लेकिन फैटी उस पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है क्या तुम जाना चाहती हो, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर अलाउ नहीं किया यहाँ पर जाने के लिए, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। इतनी कमजोर होने के बाद भी अटैक कर दिया, अच्छी एक ही झटके में पिट गई और वहीं पर गिर गई और उसके बच्चे उसको तरफ आने लगते हैं। तो फैटी आकर उससे कह लगता है अगर तुम वाकई में जहाँ पर जिंदा रहना चाहती हो तो बिल्कुल भी मूव मत करना, और तुम्हारे चारों बच्चों की बात रही तो मैंने अपने साथ ले जाने वाला हूँ। तभी अचानक से वो कुछ पीछे अजीब सी चीज महसूस करता है और उड़ता हुआ डिवाइन मॉन्स्टर दिखाई देता है। तो उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि इस डिवाइन मॉन्स्टर के ऊपर कोई मौजूद है। वो कोई और ना हमारा एमसी होता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए जो कि आया हुआ है। आखिरकार कौन इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है? तभी एमसी अगर कहने लगता है कि मदर आपके साथ ये सब क्या हो गया, और सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज से बढ़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हुर्रे, ये तो हमारे एल्डेस्ट ब्रदर हैं। जब ये बात सभी को पता चलती है कि अब उसका ब्रदर आ चुका है बच्चों को और उसका बेटा आ चुका है, उसको मॉम को पता चलती है तो काफी खुश हो जाते हैं। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस इतना ही चाहता हूँ कि आप वीडियो को बस लाइक कर दे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ यार, बस लाइक कर दो यार, अच्छा लगता, थोड़ा रिकमेंडेशन में जाएगी वीडियो। और अरे यार अब क्या बोलूँ मैं, डेली डेली आपको बिना कहे भी थोड़ा समझना चाहिए ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो ठीक है यार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सिनोरा एंड सनिंग आउट, बाय।